एपिसोड 101। अगले दिन वंश सुबह ही किशोर जी के घर पर चला गया था। यशोदा जी और अंश को कह दिया था वो दोनों शाम को आ जाए। वैसे तो वंश देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो किशोर जी के घर का जवाई भी था और वंश अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता था, इसीलिए वो सुबह ही चला गया था उनके घर पर। किशोर जी के घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। वंश भी किशोर जी की मदद करवा रहा था। शाम को तन्वी की हल्दी लग रही थी, तभी वहां अंश और यशोदा जी भी आ जाते हैं। सभी घर वाले तन्वी के हल्दी लगा रहे थे। तन्वी ने येलो लहंगा पहन रखा था। उसने फ्लावर ज्वेलरी पहन रखी थी, वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। तारा और वंश तन्वी के जल्दी लगाते हैं। यशोदा जी भी उसके हल्दी लगती है। अंश दूर से खड़ा होकर बस तन्वी को देख रहा था। तन्वी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना खुशी के थे ना ही गम के थे। अंश उसको देखकर समझ रहा था वो इस वक्त कितनी ज्यादा दुखी है। अंश और तन्वी दोनों ने ही सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। उन दोनों ने अपने दिल को समझा दिया था शादी तो होके रहेगी। हल्दी लगाने के बाद तन्वी नहाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में बारात आ जाती है। सभी बाराती घर के बाहर नाच रहे थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। दूल्हा देखने में काफी हैंडसम था। अंश का उस घर में रुकना एक एक पल मुश्किल हो रहा था। अपने प्यार को किसी और का होता देखना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वंश ने उसको यहाँ आने के लिए नहीं कहा होता तो वो तन्वी की शादी में आता ही नहीं कभी। सभी घर वाले बाहर बारात के स्वागत के लिए खड़े थे। अंश को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है ये आवाज तन्वी की है। जिस रूम से आवाज आ रही थी अंश उस रूम को थोड़ा खोल कर देखता है। तन्वी अपनी दोस्त प्रज्ञा के पास बैठी थी। वो दुल्हन बनी हुई थी। लाल रंग के शादी के जड़े में बैठी तन्वी रो रही थी। तन्वी ने अपने घर वालों के सामने तो अपना रोना कंट्रोल कर लिया था। वो उनको बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहती थी, पर अपनी दोस्त के पास उसका सारा दुख बाहर निकल रहा था। वो उसको रोते हुए कह रही थी, नाना जी क्यों कर रहे हैं ये सब। पापा यहाँ होते ना तो वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देते। उनके साथ कितने खुश रहते थे हम सब। प्रज्ञा उसे समझा रही थी, तन्वी इसे रो मत, सब सही हो जाएगा। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, स्ट्रेस से तेरी शुगर लेवल बढ़ जाता है। तन्वी उसे कहती है, तुझे पता है जब पापा चले थे और हमें मेरे ताऊजी ने घर से निकाल दिया था और हम सब पापा के घर से यहाँ आ रहे थे, तब मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। पर मेरी मम्मी के पास तब इतने भी पैसे नहीं थे कि मेरा इलाज करवा सके। तब हम यहाँ आए थे तब तक मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मम्मी, दीदी और तनु तो डर गए थे कि वो सब पापा की तरह मुझे भी खो देंगे, पर नाना जी ने मेरा इलाज करवाया, मुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तब मैं ठीक हो गई थी। तब अच्छा होता ना अगर मैं मर जाती। आज नाना जी के एहसानों के तले तो नहीं दबे होती ना मैं। अंश उसके कमरे में आता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, अपने नाना जी के पास चलो और उनको मना करके आओ कि तुम ये शादी नहीं करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। तन्वी अपने हाथ की तरफ देखती है, फिर अंश की तरफ देखकर उसको हैरानी से कहती है, बंदर तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अंश उसको कहता है, तुम्हारी शादी में आया हूँ जो कि अब नहीं होगी। तन्वी अपना हाथ छुड़ाकर अपने आंसू पोंछकर उसको कहती है, शादी क्यों नहीं होगी। अंश उसे कहता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ नहीं होगी ये शादी अब। तन्वी उसे कहती है, क्या रह रहे हो तुम ये सब, बाहर बारात है, इतने सारे लोग हैं बाहर, तुम्हारे कहने से क्यों शादी नहीं होगी। अंश उसे कहता है, आई डोंट केयर बारात आ गई हो या कितने भी लोग बाहर हो, तुम अगर नहीं चाहती तो नहीं होगी ये शादी। तुम नहीं करना चाहती ना ये शादी। तन्वी उसे कहती है, मेरे नानाजी चाहते हैं मैं ये शादी करूं तो मुझे करनी पड़ेगी ये शादी। अब तो बारात भी आ गई है बाहर, मैंने अगर मना किया तो नानाजी की सारी बरसों की कमाई इज्जत चली जाएगी। मैं पहले भी मना नहीं कर सकती उनको, अब तो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। अंश तन्वी का हाथ पकड़कर कहता है, क्यों नहीं माना कर सकती तुम, अपनी हालत नहीं देख रही क्या तुम्हें। इस सो कॉल्ड इज्जत की बात कर रही हो तुम, अपने नानाजी की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी तुम। मजबूरी में बंधे रिश्ते में कोई कभी खुश नहीं होते हैं। उनके तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बहुत सारे एहसान है, इसीलिए तुम ये शादी कर रही हो ना। तुम सब उनके घर में रहते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उनकी गुलाम हो। तन्वी उसे हैरानी से कहती है, तुम छुपकर मेरी और मेरी दोस्त की बातें सुन रहे थे। अंश उसे कहता है, तुम्हारे नानाजी समझते क्या है खुद को जो ऐसे तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसे सेल्फिश होना कहते हैं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उनकी ऐस बड़ी किसी भी बात में आने की। मैं और भाई है तुम्हारे साथ, वो अगर मना करेंगे तो तुम सूर्यवंशी विला आ जाना, वहां रहना। ऐसे सेल्फिश इंसान के घर नहीं रहना जो अपनी जिद के चलते अपनी बेटी की शादी किसी भी इंसान से करवा सकते हैं। तन्वी उसके हाथ को अपने हाथ से छुड़ाकर उसको गुस्से में कहती है, हाउ डेयर यू, मेरे नानाजी के बारे में कुछ भी कहने वाले तुम होते कौन हो। किसने हक दिया है तुम्हें उनके बारे में कुछ भी कहने का। तुम जीजू के भाई हो, सिर्फ इसीलिए यहाँ खड़े हो। मेरी शादी में आए हो, खाना खाओ और जाओ यहाँ से। मैं कभी कुछ कहती हूँ क्या तुम्हारे फैमिली मैटर में। कोई अनाथ नहीं हूँ मैं जो तुम मेरे बारे में इतना सब सोच रहे हो। मेरी जिंदगी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसके लिए मेरे घर वाले हैं।
प्रज्ञा तन्वी के कंधे पर हाथ रखकर उसको शांत करते हुए कहती है, तन्वी जीजू की बात सही है, मना कर दे तेरे नाना जी को, जीजू कह रहे हैं ना ये तेरी मदद करेंगे, इनके साथ चलकर मना कर दे। तन्वी प्रज्ञा को कहती है, इसको जीजू बोलना बंद कर, ये बंदर तेरा जीजू नहीं है, जो बाहर इंसान है वो तेरे जीजू है, और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, इस बदतमीज बंदर की तो बिल्कुल भी नहीं। तभी रूम में तारा आती है। तारा तन्वी को कहती है, चलो तन्वी पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। अंश तारा को कहता है, भाभी आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, क्यों करवा रही हो अपनी बहन की शादी। तारा उसे कुछ कह पाती उससे पहले ही तन्वी मुस्कुरा कर तारा को कहती है, दीदी चलो, कोई जरूरत नहीं है अपने देवर को कोई भी जवाब देने की, आपको इससे जो बात करनी है अपने ससुराल में जाकर करना, मेरा दूल्हा मेरा इंतजार कर रहा है। तन्वी तारा के साथ चली जाती है। अंश प्रज्ञा को कहता है, तुम्हारी दोस्त बेवकूफ है। अंश वहां से चला जाता है। अब उसका इस शादी में रुकने का 1% भी मन नहीं था। प्रज्ञा भी बाहर चली जाती है। तारा तन्वी को लेकर बाहर आती है। अंश भी वहां से जा चुका था। तन्वी एक नजर दूल्हे को देखती है। दूल्हे की नजर भी तन्वी पर ही थी। तन्वी धीरे धीरे कदमों से मंडप की तरफ आ रही थी। दूल्हा अपनी नजरें तन्वी से हटा ही नहीं पा रहा था। तन्वी दुल्हन बनी दिखी इतनी ज्यादा प्यारी रही थी, उसने तो तन्वी की फोटो देखकर ही उसको हाँ कह दिया था। स्वर 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 स्वर, चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी। चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी। पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी, खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना री। सया दिल में आना री, आके फिर ना जाना री, आके फिर ना जाना री, छम छमा छम छम। राजा बन के आना री, मोहे लेके जाना री, मोहे लेके जाना री, छम छमा छम छम। स्वर 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 स्वर। दूल्हा तन्वी को एक प्यारी सी स्माइल पास करता है। तन्वी भी उसको देखकर एक छोटी सी स्माइल कर देती है। तन्वी को दूल्हा जाना पहचाना लगता है, पर उसको बिल्कुल भी याद नहीं आता उसने उसको कहाँ देखा था। तन्वी धीरे से तारा से पूछती है, दीदी दूल्हे का नाम क्या है। तारा उसको कहती है, ओम। तन्वी का दूल्हा जिसका नाम ओम था, उसको सभी घर पर चीकू बुलाते थे। उसकी एज 29 साल थी। उसने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहन रखी थी। तन्वी ओम के बराबर में आकर बैठ जाती है। तन्वी अपने दिमाग में जोर देने की कोशिश कर रही थी, पर उसको कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था उसने अपने दूल्हे को कहाँ देखा था। नाम सुनकर भी उसको कुछ भी याद नहीं आया था। ओम धीरे से तन्वी को पूछता है, नर्वस। तन्वी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसका दूल्हा उससे ऐसे मंडप में कुछ भी बात करेगा क्या। उसको आवाज भी जानी पहचानी रही थी, पर उसे याद ही नहीं आ रहा था कुछ भी। तन्वी धीरे से हम्म में जवाब देती है। ओम उसे कहता है, मी टू। पहली बार शादी हो रही है ना, इसीलिए आज थोड़ी घबराहट हो रही है, वैसे कभी नर्वस नहीं होता हूं मैं। ओम के दोस्त उसको हंसते हुए थोड़ी धीरे से कहते हैं, चीकू भाभी से यही सारी बात करेगा क्या, रात के लिए भी बचा ले थोड़ी। तन्वी को ओम के दोस्त की बात सुन जाती है। अपने दूल्हे का नाम सुनकर थोड़ी हंसी आती है, पर वो हंसती नहीं है। शादी की रस्में शुरू होने वाली ही थी, उससे पहले ही ओम के पापा दिनेश जी को किसी का कॉल आता है, जिसे सुनते ही उनके हाथ से फोन छूट जाता है। दिनेश जी पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये शादी नहीं होगी। दिनेश जी ओम को कहते हैं, चीकू उठो यहां से। ओम एक नजर तन्वी की तरफ देखता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके पापा उसे ऐसे क्यों करने को कह रहे थे। किशोर जी दिनेश जी को कहते हैं, क्या हुआ दिनेश, सब ठीक है ना। दिनेश जी उनको कहते हैं, कुछ भी ठीक नहीं है अंकल, ये शादी नहीं होगी अब। किशोर जी उनको कहते हैं, शादी क्यों नहीं होगी। दिनेश जी उनको कहते हैं, ऐस बड़ी ई अपसगुनी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वंश को दिनेश जी की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उनको गुस्से में कहता है, अंकल आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी तन्वी के लिए कह दोगे। किशोर जी वंश को कहते हैं, दामाद जी आप कृपया बीच में ना बोले, मैं संभाल लूंगा। दिनेश जी के रिश्तेदार उससे पूछे हैं क्या हुआ, तो वो उनके बताते हैं कि घर में चोरी हो गई है, और तन्वी के घर में पैर रखने से पहले ही इतना नुकसान हो गया तो आगे क्या क्या होगा। दरअसल ओम के आधे घर वाले तो शादी में बाराती बनकर आ गए थे, और जो आधे बचे थे वो ओम के दादाजी के पास हॉस्पिटल में थे, इसीलिए चोरों की नजर उनके घर में चली गई और उन्होंने उनके घर पर हाथ साफ कर लिए। किशोर जी दिनेश जी को कहते हैं, जो हुआ उसने तन्वी की क्या गलती है। दिनेश जी उनको गुस्से में कहते हैं, और किसकी गलती है, आपकी नातिन के हमारे घर में कदम रखने से पहले ही हमारे घर में इतना ज्यादा नुकसान ही गया, और नुकसान नहीं सह सकते हम। दिनेश जी ओम को कहते हैं, चीकू तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा है, ये शादी नहीं होगी अब। ओम उठकर उनके पास जाकर उनको कहता है, पर पापा तन्वी की वजह से थोड़ी ना घर में चोरी हुई है, चोरी तो किसी के घर में भी हो सकती है, इसमें तन्वी की क्या गलती है, आप इसे कैसे ब्लेम दे सकते हो। किशोर जी दिनेश जी को कहते हैं, ओम सही कह रहा है, तन्वी की कोई गलती नहीं है इसमें। दिनेश जी किशोर जी को कहते हैं, अंकल मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं अपने बेटे की शादी इतनी जल्दी में कर रहा था,
पर इतनी भी नहीं है कि जिंदगी भर की आफत अपने बेटे के गले में बांध दूं। पहले आप अपनी बीमार नातिन की शादी मेरे होनहार बेटे से करना चाहते थे, वो तो मेरे बेटे को आपकी ये बीमार लड़की पसंद आ गई इसीलिए मैं मान गया, पर अब नहीं, ऐस बड़ी अपसगुनी और बीमार लड़की नहीं चाहिए मुझे अपने इकलौते बेटे के लिए। ओम अपने पापा को कहता है, पापा तन्वी को बस डायबिटीज है, अंकल ने बताया था ना कि दवाइयों से कंट्रोल में रहती है ये हमेशा। तन्वी को यकीन नहीं हो रहा था ये लड़का जिसको सभी चीकू कह रहे थे, जिसका नाम ओम था, जो कि उसका दूल्हा है, वो उसके लिए अपने पापा से भी लड़ रहा था। दिनेश जी ओम को गुस्से में कहते हैं, तू क्या चाहता है, तू पूरी जिंदगी भर इसकी दवाइयों का खर्चा उठाता रहे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था इनकी साजिश के बारे में। पहले ये तेरी सगाई अपनी भागी हुई बड़ी नातिन से करवाना चाहते थे और तेरी शादी ऐसी बीमार नातिन से करवाना चाहते हैं। ये शादी नहीं होगी अब। वंश दिनेश जी को गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी, पता भी है क्या किसके लिए बोल रहे हो आप ये सब। दिनेश जी वंश को कहते हैं, क्या गलत कहा है मैंने, इनकी बड़ी नातिन ने तुमसे की है भाग कर शादी। अब झूठ बोलने से क्या होगा, न्यूज में सब देखा था हमने सब कुछ। वंश उनको थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, ज्यादा बोल रहे हो आप, लास्ट वार्निंग से रहा हूं मैं, चुप रहिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा आप कौन हो। वंश के अपने पापा के साथ गुस्से में बात करने की वजह से ओम को भी गुस्सा आने लगता है। वो वंश को कहता है, मिस्टर वंश सूर्यवंशी, आवाज नीची रखकर बात कीजिए, आप होगे कहीं के भी बड़े बिजनेसमैन, पर अपने पापा से ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। वंश ओम को कुछ कहने ही वाला था पर यशोदा जी उसका हाथ पकड़कर उसको कहती है, वंश प्लीज कोई रिएक्ट नहीं करो, बात बहुत आगे बढ़ गई है, तन्वी की पूरी लाइफ का सवाल है। ओम अपने पापा को कहता है, पापा आप गलत कर रहे हो, आपको मेरी होने वाली वाइफ के लिए ऐसे किसी भी वर्ड का उसे नहीं करना चाहिए, मेरी सगाई हो गई है तन्वी से और मैं तन्वी से ही शादी करूंगा। दिनेश जी ओम को कहते हैं, चीकू तू एक कल की आए लड़की के लिए अपने बाप से जबान लड़ा रहा है, कुछ भी इज्जत नहीं होगी तेरी इस परिवार में, देख नहीं रहा क्या तुझे, इनका ये एक घमंडी जवई इतना अमीर है, इसके सामने तुझे तो ये पानी भी नहीं पूछेंगे, ये शादी नहीं होगी अब, और मेरा आखिरी फैसला है ये। दिनेश जी अपने सभी रिश्तेदारों को वापस चलने के लिए कहते हैं। ओम तन्वी की तरफ देखता है, जो कि आराम से मंडप में बैठी थी। तन्वी को बुरा लग रहा था ओम के पापा की बातें सुनकर, पर उसे शादी टूटने का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। किशोर जी दिनेश जी को कहते हैं, दिनेश तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ हो चुका है, तन्वी मंडप में बैठी है, बिना शादी किए थोड़ी ना उठाएंगे इसको। ओम अपने पापा को शांति से कहता है, पापा अंकल ठीक ही कह रहे हैं, ऐसे कैसे हम शादी तोड़ सकते हैं। दिनेश जी ओम को गुस्से में कहते हैं, चीकू चलो यहाँ से। ओम अपने पापा की बात बिल्कुल नहीं मानता है। तन्वी अपने मन में कहती है, चीकू जी जाओ ना यहाँ से, मान लो अपने पापा की बात, आप तो इतने अच्छे और हैंडसम हो, आपसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी, मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपना एग्जाम देना है, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता आपके पापा मुझे आगे पढ़ने देंगे क्या, इसीलिए आप भी जाओ इनके साथ। दिनेश जी ओम को उसकी मरी हुई माँ की कसम दे देते हैं तो उसको अपने पापा की बात माननी ही पड़ती है। किशोर जी उनके आगे बहुत मिन्नतें करते हैं, पर वो नहीं रुकते हैं। किशोर जी उनके पीछे जाने लगते हैं, पर तारा उनका हाथ पकड़कर उनको रोक लेती है। तारा उनको कहती है, नाना जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको किसी के भी सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तन्वी की शादी ऐसे घर में नहीं हुई, जिनकी सोच इतनी गिरी हुई है कि घर के किसी भी बुरे काम होने का दोस्त अपनी होने वाले बहू पर डाल दे। किशोर जी तारा को गुस्से में कहते हैं, चुप करो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुम उस समय जवई जी से शादी करती ना मुझे तन्वी की शादी इतनी जल्दी करवानी पड़ती, तेरी वजह से हो रहा है इसके साथ ये सब। यशोदा जी उनको कहती है, अंकल जी जो हुआ उसमें तारा की गलती नहीं थी, हमने ही उसे कहा था शादी करने के लिए। किशोर जी यशोदा जी को कहते हैं, यशोदा बेटी जो हुआ उससे तुम्हारे परिवार की इज्जत तो बच गई, पर मेरे परिवार की इज्जत तो चली गई ना। वंश उनको कुछ कहने की कोशिश करता है, नाना जी आप, पर यशोदा जी उसको हाथ दिखाकर कुछ भी कहने से रोक लेती है। किशोर जी यशोदा जी को कहते हैं, उस दिन तुम्हारा बेटा मंडप में बिना दुल्हन के बैठ था, आज मेरी बेटी बिना दूल्हे के बैठी है, इससे शादी कौन करेगा आज, मैं तुम्हें भला बुरा कुछ कह दूंगा, जाओ तुम अपने बेटे बहू को लेकर यहाँ से, मैं देख लूंगा अपनी नातिन के लिए कुछ भी। तन्वी मंडप से बैठी बैठी ही किशोर जी को कहती है, नाना जी जो भी हुआ उसमें दीदी की क्या गलती है, अच्छा हुआ न मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो शादी करना भी नहीं चाहती थी, आप ही करवा रहे थे मेरी शादी इतनी जल्दी। यशोद जी को किशोर जी की बात सच लग रही थी, तब अगर तारा ने अगर वंश ने शादी ना की होती तो उनकी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पूरे समाज में ये बात फैल जाती कि वंश की दुल्हन शादी से पहले भाग गई, पर तारा की वजह से वो ऐसी किसी भी बदनामी से बच गए थे। यशोदा जी को अब तन्वी के लिए भी बुरा लग रहा था, उसको इतनी छोटी उम्र में इतना सब सहना पड़ रहा था।
इतने दिनों में तन्वी ने यशोदा जी के दिल में बहुत बड़ी जगह बना ली थी। जब तन्वी सूर्यवंशी विला थी तब वो पूरा दिन यशोदा जी के साथ बातें करके ही बिताती थी। यशोदा जी भी उसको अपनी बेटी की तरह ही सब समझाती थी। उनके दिमाग में बस किशोर जी के शब्द गूंज रहे थे। उस दिन तुम्हारा बेटा मंडप में बिना दुल्हन के बैठ था, आज मेरी बेटी बिना दूल्हे के बैठी है, इससे शादी कौन करेगा आज। तभी अंश वहां पर आता है, उसके साथ पुलिस थी। फ्लैशबैक। अंश गुस्से में अपनी कार लेकर चला गया था, उसको पता नहीं वो कहाँ जा रहा था। वो बहुत तेज कर चला रहा था, तभी ट्रैफिक पुलिस उसको ओवर स्पीडिंग के लिए पकड़ लेती है। वो उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। अंश अपना वोल्ट चेक करता है, पर उसको अपना वोल्ट नहीं मिलता। उसको ध्यान आता है उसका वॉलेट उसके कोट में था, उस वॉलेट में उसका ड्राइविंग लाइसेंस थे। अंश को गर्मी लग रही थी तन्वी के घर में, तो उसने अपना ब्लेजर वहीं कहीं रख दिया था। अंश उनको कहता है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस इस वक्त उसके पास नहीं है, पर पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और उसको फाइन भरने के लिए कहती है। पर वंश का फोन और पैसे भी उसी वॉलेट और ब्लेजर में था, वो किसी को फोन करके भी नहीं बुला सकता था। अंश उनको उसके साथ चलने के लिए कहता है। अंश दिखने में अच्छे घर का दिख रहा था और उसकी कार की कीमत भी करोड़ों में थी। पुलिस समझ गई थी अंश कोई बड़ा आदमी ही है, पर वो उसको ऐसे तो जाने नहीं दे सकती ना, तो एक पुलिस ऑफिसर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फ्लैशबैक एंड अंश वहां का माहौल देखकर हैरान था। उसे लग रहा था अभी तन्वी की शादी हो रही होगी, पर अब तन्वी अकेली ही मंडप में बैठी थी। उसे गए लगभग 2 घंटे हो गए थे। जब वो गया था तब पूरा घर बारातियों से भरा हुआ था, पर अब घर में गिने चुने लोग ही थे। अंश वंश को पूछता है, भाई शादी हो भी गई इतनी जल्दी। वंश उसको कुछ कहता उससे पहले ही पुलिस अंश को कड़क आवाज में कहती है, जिस काम के लिए आए हो वो कर लो पहले, शादी की बधाई बाद में दे देना। यहाँ माहौल देखकर लग भी नहीं रहा कि कोई इस शादी से खुश होगा भी। जल्दी करो, मेरा ड्यूटी खत्म होने का टाइम होने वाला है, पूरा दिन नहीं है मेरे पास, जाना है मुझे। अंश उनको सॉरी सर कहता है। अंश अपने आसपास देखता है, उसको अपना ब्लेजर एक चेयर पर दिख जाता है। वो उसमें चेक करता है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर पुलिस को दे देता है। पुलिस उसको देखकर उसको आगे से तेज ड्राइव न करने को कहकर चली जाती है। यशोदा जी अंश को देखती और फिर वो किशोर जी को कहती है, अंश करेगा तन्वी से शादी। यशोदा जी की बात सुनकर सभी हैरान थे, पर सबसे ज्यादा तन्वी और अंश थे। धीरे धीरे माहौल को देखते हुए सभी बाहर के मेहमान जा चुके थे। अंश यशोदा जी को हैरानी से कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही हो, मैं कैसे कर सकता हूँ भाभी की बहन से शादी, इसकी शादी तो हो गई ना। यशोदा जी उसको कहती है, नहीं हुई तन्वी की शादी, इसीलिए अब तू करेगा तन्वी से शादी। यशोदा जी अंश को पूरी बात बताती है वहां क्या हुआ। अंश को यकीन ही नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ भी हो सकता था क्या। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे। यशोदा जी किशोर जी से कहती है, अंश कर लेगा तन्वी से शादी, क्या आप आपकी नातिन की शादी करवाना चाहते हैं मेरे बेटे से। किशोर जी यशोदा जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे वो यशोदा जी को। यशोदा जी उनको कहती है, अंकल जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तन्वी जो बैठी बैठी सारी बातें सुन रही थी, वो किशोर जी से कहती है, नाना जी मुझे इस बंदर से शादी नहीं करनी है, आप मना कर दो आंटी को, आप मेरी टेंशन नहीं लो, मैं खुश हूं मेरी शादी नहीं हुई। नाना जी तन्वी को कहते हैं, तेरी शादी अंश बेटे से ही होगी। तन्वी नाना जी को कहती है, इस बंदर से शादी क्यों करूं मैं, चीकू जी से मैंने हाँ कह दिया था, आपकी जिद के चक्कर में, आपकी इज्जत को बचाने के लिए। पिछली बार हमने उनसे सगाई तोड़ी, इस बार उन्होंने हमसे सगाई तोड़ी, अब बात हो गई ना बराबर। अब क्यों आप मेरी शादी इस बंदर से करवाना चाहते हो, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अंश को तन्वी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, ये सोच करके कि वो किसी अजनबी से शादी कर सकती थी, पर उससे नहीं। अंश तन्वी को कहता है, डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्मर्क। अंश यशोदा जी को कहता है, मॉम मुझे भी इस काली बिल्ली से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। वंश भी यशोदा जी को कहता है, मॉम मुझे भी तन्वी और अंश की शादी का आइडिया इतना ज्यादा कोई अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों अभी इतना ज्यादा लड़ते हैं जैसे कि इनकी कोई पिछले जन्म की दुश्मनी हो, शादी के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे ये दोनों। तन्वी नाना जी को कहती है, देखा नाना जी अब तो जीजू ने भी कह दिया, जीजू जितने समझदार इंसान ये बात कह रहे हैं तो बात सही ही होगी ना। शादी का कार्यक्रम कैंसिल, चीकू जी के पापा ने शादी से मना कर दिया तो मेरी जिंदगी नहीं बर्बाद हुई। अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे, अपनी लाइफ जीनी है, उससे पहले मेरे एग्जाम है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। तन्वी मंडप से उठने लगती है, पर किशोर जी उसको रोक कर कहते हैं, शादी से पहले नहीं उठेगी तू, तुझे मेरी कसम है। तन्वी उनको कहती है, नाना जी आप हर बार एक बात नहीं ट्राई कर सकते, चीकू जी के टाइम पर भी आपने यही किया था, आपकी उम्र बहुत लंबी है, मेरी उम्र भी आपको लग जाए कुछ भी नहीं होगा आपको। तन्वी फिर से उठने लगती है, पर इस बार शारदा जी उसको कहती है, तन्वी कर ले अंश बेटे से शादी, तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं समधन जी और पापा।
तन्वी उनको कहती है, मम्मी मुझे नहीं करनी है किसी से भी शादी। शारदा जी तन्वी को समझा रही थी। अंश शारदा जी को कहता है, आंटी आप क्यों इससे जबरदस्ती कर रही हो, इसे नहीं करनी है मुझसे शादी, ना ही मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पंडित जी किशोर जी को कहते हैं, जजमान में जाओ, शादी तो हो नहीं रही है। किशोर जी पंडित जी को कहते हैं, आप शादी करवाने के लिए आए हैं ना, शादी करवा कर ही जाना। प्रज्ञा अंश को कहती है, जीजू कर लो आप तन्वी से शादी, चीकू जी वाली शादी से पहले आप ही तो तन्वी को कह रहे थे चीकू जी से शादी नहीं करने के लिए, आपने ही इसे कहा था ना, आप इसका साथ दोगे नाना जी से मना करने में। तन्वी प्रजा को कहती, प्रज्ञा तुझे 1000 बार कह चुकी हूँ, ये बंदर तेरा जीजू नहीं है। प्रजा तन्वी को कहती है, तो बना ले इनको मेरा जीजू, कर ले अंश जीजू से शादी, मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी, तूने ही कहा था सबकी किस्मत तारा दीदी की तरह नहीं जीती है, ना ही सब लड़के वंश जीजू की तरह होते हैं। सामने से तुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है, तू ही सोच जब तू कमरे में बैठकर रो रही थी तब बस अंश जीजू आए थे तुझे समझने के लिए, शादी ना करके उनके साथ उनके घर चलने के लिए, तूने ही इनको मना कर दिया था। इनकी बात मानकर तब मना कर देती तो इतना सब नहीं होता ना। किसी को समझ में नहीं आ रहा था प्रज्ञा किस बारे में बात कर रही है। यशोदा जी अंश को पूछती है, ये तन्वी की फ्रेंड क्या कह रही है, तूने मना किया था तन्वी को शादी के लिए, तेरे साथ चलने के लिए। अंश यशोदा जी को कहता है, मॉम आप कोई भी उल्टा मतलब नहीं निकालो, भाभी की बहन शादी नहीं करना चाहती थी तब मैंने इसे कही थी वो बातें, बैठकर रो रही थी अपने रूम में, कह रही थी अपनी फ्रेंड को कि इसके नाना जी इसके साथ गलत कर रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा था इसके लिए, तब मैंने इसकी मदद के लिए कहा था। मैं थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ये सब ड्रामा खत्म हो जाए तो आप भी आ जाना। अंश बाहर जाने लगता है। यशोदा जी उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम अकेले घर नहीं जाओगे, तन्वी से शादी करके ही जाओगे। अंश उनको कहता है, मॉम आपको कह चुका हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। यशोदा जी अंश को एक रूम में लेकर जाती है और उसको पूछती है, तू तन्वी को पसंद नहीं करता है। कहीं न कहीं यशोदा जी ने अंश की आंखों में तन्वी के लिए प्यार देखा था। जब तन्वी किशोर जी के घर वापस आ गई थी तब अंश की उदासी किसी से भी छुपी नहीं थी, उनको बस डाउट था, पर प्रज्ञा की बात सुनकर उनको यकीन ही गया था अंश तन्वी को पसंद करता है। अंश उनको कहता है, मॉम आप मुझे क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हो। यशोदा जी अंश का हाथ अपने सर पर रखकर उसको कहती है, बता तू तन्वी को पसंद नहीं करता क्या। अंश उनको कहता है, मेरे अकेले के करने से क्या होता है, वो बेवकूफ लड़की तो नहीं करती ना मुझे पसंद। अंश की बात सुनकर यशोदा जी बहुत ज्यादा खुश ओपन माउथ स्माइल हो जाती है, वो उसे कहती है, अगर उसे पसंद करता है तो कर लेना उससे शादी। अंश यशोदा जी को कहता है, मॉम मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे शादी करनी होती तो मैं खुद ही भाभी की बहन को अपने दिल की बात कह देता ना, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, आप तो समझो मुझे। यशोदा जी उसको पूछती है, तुझे तेरी मॉम पर ट्रस्ट है क्या। अंश उनको कहता है आप पर मुझे ट्रस्ट पर। यशोदा जी उसे कहती है, तो जो मैं कर रही हूँ उसमें मेरा साथ दे, बस कर ले तन्वी से शादी। यशोदा जी अंश को बाहर लेकर आता है, वो किशोर जी को कहती है, अंश तैयार है तन्वी से शादी के लिए। वंश अंश को कहता है, अंश तू सयोर है ना अपने डिसीजन पर, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अंश एक नजर अपनी मॉम की तरफ देखता है, फिर तन्वी की तरफ देख एक हाँ में सर हिलाता है। तन्वी अंश जल्दी से मंडप से उठकर अंश के पास आकर कहती है, क्या हाँ में सर हिला रहे हो, मना करो शादी के लिए, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। यशोदा जी तन्वी को कहती है, क्यों नहीं करनी है अंश से शादी। तन्वी उनकी कहती है, क्योंकि आपके जो बड़े बेटे हैं मेरे जीजू, वो परफेक्ट है, बट सॉरी आंटी आपके इस वाले बेटे में बिल्कुल तमीज नहीं है, ये घमंडी एक नंबर का, इसमें इस बात का घमंड है कि ये सूर्यवंशी खानदान का बेटा है। इसने मुझे कहा था कि मेरा इतना अच्छा नसीब नहीं है जो मैं अंश सूर्यवंशी की कार में बैठ सकूं, कल को ये बोल देगा मुझमें इसकी वाइफ बनने के नसीब नहीं है, इसके घर में रहने के नसीब नहीं है। इसने मुझे ये भी कहा था कि अंश सूर्यवंशी मुझ जैसी बेवकूफ लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने देता, मेरी कॉलेज की टॉपर हूं मैं, मुझे बेवकूफ कहता रहता है ये, इसीलिए मुझे इससे शादी नहीं करनी है। अंश यशोदा जी को कहता है, सुन लिया इसका आंसर, अभी भी आप चाहते हो हम दोनों एक दूसरे से शादी करें। यशोदा जी अंश को गुस्से में देखकर कहती है, किस नसीब की बात कर रहा था तू तन्वी से, यही संस्कार दिया है क्या मैंने, मुझे यही सिखाया है क्या मैंने तुझे किसी लड़की से कैसे बिहेव करते हैं, अपने भाई से आज तक तूने कुछ नहीं सीखा, कुछ सीख इससे लड़कियों से कैसे बिहेव करते हैं। अंश यशोदा जी को कहता है, मॉम मुझे पता है लड़कियों से कैसे बिहेव करते हैं, बट तब मैंने गुस्से में कह दिया था इसको वो सब बातें, क्योंकि ये मेरा दिमाग खा रही थी, इसकी बातों से इरिटेट होके मैंने कही थी वो सब बातें। अब आपको पूरा दिन कोई बंदर कहेगा तो किसको अच्छा लगेगा। तारा तन्वी को कहती है, ये सब पहले की बातें हैं, अभी भी भाई का बेवेह तेरे लिए ऐसा ही है क्या। तन्वी उसे कहती है, अभी ऐसा नहीं है, मेरी पढ़ने में हेल्प भी करता है ये, मुझे कॉलेज ड्रॉप करके आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं इससे शादी कर लूंगी।
तारा तन्वी को कहती है, भाई नहीं है वैसे जैसा तू उनको सोचती है, वो बहुत अच्छे हैं, तेरे जीजू के भाई है, उनकी तरह है वो, तेरा बहुत ध्यान रखेंगे वो, तुझे हमेशा खुश रखेंगे वो। तन्वी तारा को कहती है, होगा ये अच्छा, पर इसी ने मुझे कहा था मजबूरी में बंधे रिश्ते से कोई खुश नहीं होता है, इससे शादी करके भी मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। शारदा जी तन्वी को प्यार से कहती है, तन्वी कर ले शादी, ऐसे बारात वापस लौट जाती है तो। तन्वी उनकी बात पूरी होने से पहले ही कहती है, मम्मी क्या हो गया तो बारात वापस चली गई तो कुछ भी नहीं होता है, टीवी सीरियल में दिखाते रहते हैं कुछ भी। शारदा जी तन्वी को थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, तन्वी घर से बारात लौटने का मतलब भी पता है क्या तुझे, कोई तुझे शादी नहीं करेगा, सब तुझे ही कहेंगे कि तुझमें कमी थी जो तेरी बारात आकर वापस चली गई। यशोदा जी तुझसे अपने बेटे की शादी करवा रही है, हमें अंश बेटे का एहसान मानना चाहिए, वो तुझसे शादी कर रहे हैं। शारदा जी भी बात सुनकर तन्वी की आंखों से आंसू क्राइंग आने लगते हैं। शारदा जी ने आज तक कभी अपने बच्चों से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, आज पहली बार वो ऐसे तन्वी को डांट रही थी। तन्वी शारदा जी को कहती है, पूरी जिंदगी नानाजी के एहसानों के नीचे दबी रहे, अब आप सब चाहते हो मैं दीदी के देवर से शादी कर लूं, फिर पूरी जिंदगी इसके एहसानों के नीचे रहूं, पूरी जिंदगी ये सोचने में गुहार दूं कैसे उतारूंगी मैं इस महान इंसान का एहसान, नहीं चाहे ऐसी जिंदगी मुझे। तन्वी रोते लाउडली क्राइंग हुए अपने रूम में चली जाती है। शारदा जी वही रोने लाउडली क्राइंग लगती है। तारा और तनु उनको संभालते हैं। शारदा दी रोते हुए अपने आप से कह रही थी, कुछ भी नहीं कर सकती मैं अपने बच्चों के लिए, ना कभी उनको उनका हक दिला पाए, ना कभी उनके लिए लड़ पाए। लाउडली क्राइंग। तारा उनको कहती है, मम्मी आप ऐसी बड़ी ई बातें क्यों सोच रही हो, पापा के जाने के बाद आपने और नाना जी ने ही तो संभाला है हम तीनों को। शारदा जी उसको कहती है, क्या होगा अब तन्वी का। यशोदा जी शारदा जी को कहती है, क्या होगा, क्या सूर्यवंशी खानदान की छोटी बहू बनेगी वो। शारदा जी उनको कहती है, वो नहीं मानेंगे। वंश शारदा जी को कहता है, मम्मी आप तन्वी की चिंता नहीं करो, पूरी जिंदगी पड़ी है उसकी, हम सब है ना उनके लिए, कुछ भी गलत नहीं होगा उसके साथ। तन्वी के रूम में ट्यूलिप तन्वी अपने बेड पर बैठी बैठी अपने घुटने मरोड़कर उसमें अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। उसने गुस्से में अपने सारे गहने निकाल दिए थे। किशोर जी उसके पास बैठकर उसको कहते हैं, बहुत बुरा हूं ना मैं। तन्वी रोते हुए न में सर हिलाती है। लाउडली क्राइंग किशोर जी उसको कहते हैं, फिर मुझसे इतनी नाराजगी क्यों है तुझे। तन्वी उनकी तरफ देखती है और अपने आंसू साफ करके उसको कहती है, आपसे नाराजगी नहीं है, आप तो हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हो, हमारी वजह से तो आपसे आपके बेटे दूर हो गए थे, आपने तब मामा जी को न चुनकर हम सबको चुना था, इतने साल से आप मेरी दवाइयों का खर्चा उठा रहे हो, इतने एहसान है आपके हम सब पर। अब तो अपनी किस्मत से नाराज हूं मैं, आज मेरी चीकू जी से शादी नहीं हुई, आपकी रेपुटेशन खराब हो गई सबके सामने, मैं आपका एहसान नहीं उतार पाई कोई भी। किशोर जी उसको पूछते हैं, तू मेरे एहसान चुकाना चाहती है ना। तन्वी हाँ में सर हिलाती है। किशीर जी उसको कहते हैं, तू कर ले अंश बेटे से शादी, उतर जाएंगे मेरे सारे एहसान। तन्वी किशोर जी को कहते हैं, नाना जी आप आपको में ही मिलती हूँ क्या हमेशा इमोशन ब्लैकमेल के लिए। तन्वी चुप हो जाती है, वो वापस से अपने सर को घुटने मरोड़कर छुपा लेती है। किशोर जी तन्वी के सर पर हाथ रखकर रूम के बाहर आते हैं। वो तारा को कहते हैं, तारा प्रज्ञा के साथ जाओ और तन्वी को मदद करो तैयार होने में। तारा हैरानी से किशोर जी को पूछती है, तन्वी मान गई शादी के लिए। किशोर जी हाँ में जवाब देते हैं। वो पंडित जी को फिर से सब कुछ तैयार करने के लिए कहते हैं। तारा और प्रज्ञा तन्वी के रूम में चली जाती है। पंडित जी दूल्हे को मंडप में बैठने के लिए कहते हैं। यशोदा जी अंश को जाने के लिए कहता है। अंश किशोर जी को कहता है, वो मान कैसे गई शादी के लिए, कहीं इस बार भी किसी के दबाव में शादी नहीं कर रही ना वो, आपके एहसानों के वजह से मजबूरी में उसने हाँ की है क्या उसने। किशोर जी अंश को कहते हैं, वो बच्ची है, अपना भला बुरा नहीं समझती है, हम बड़े समझते हैं, उसकी तरफ से हाँ है आपसे शादी के लिए। यशोदा जी अंश को ऑर्डर देते हुए कहती है, अंश मंडप में बैठो। अंश जी मॉम कहता है और वो अपने जूते खोलकर मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी उससे शादी की रस्में करवा रहे थे। तन्वी के रूम में ट्यूलिप प्रज्ञा तन्वी से खुश होकर हक कर लेती है। वो उसे कहती है, थैंक यू अंश जीजू से शादी करने के लिए। प्रज्ञा उससे अलग होकर पूछती है, अब तो कह सकती हूँ ना अंश जीजू को जीजू। तन्वी उसे कहती है, तू पहले कहाँ मेरी बात मानती थी जो अब मानेगी। तारा तन्वी से पूछती है, तू मान कैसे गई भाई से शादी के लिए। तन्वी उसको कहती है, नाना जी ने मुझे इमोशन ब्लैकमेल किया था, क्योंकि उनको पता है तन्वी मना तो कर नहीं पाएगी, इससे ऐसे ही सारी बातें मनवानी पड़ती है। तारा और प्रज्ञा तन्वी का मेकअप और दुपट्टा ठीक करते हैं, उसको वापस से गहने पहनाती है। इतनी देर में पंडित जी दुल्हन को भी मंडप में बुला लेते हैं। तन्वी धीरे धीरे कदमों से मंडप की ओर जा रही थी। अंश उसको आते हुए देख रहा था। उसको अपनी किस्मत पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसकी शादी तन्वी से होने जा रही थी। उसे बिना मांगे ही भगवान ने तन्वी को उसके साथ बांध दिया था।
स्वर 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 कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के, बाबुल की गली आउन छोड़ के, तेरे ही लिए लाऊंगी पिया 16 साल के सावन जोड़ के, प्यार से थामना डोर बारीक है 7 जन्मों की ये पहली तारीख है। स्वर 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 अंश तन्वी को देखकर अपने मन में कहता है, हमारी शादी कैसे भी हो रही है, किन भी हालातों में हो रही हो, मुझे पता है अभी तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा, सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, कभी कोई और लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आएगी, कभी कभी तुम्हें तंग भी कर लिया करूंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी अपने डैड की तरह नहीं बनूंगा मैं। ये अंश सूर्यवंशी का वादा है अपने आप से। स्वर 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 डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना। थोड़ी देर बाद तन्वी और अंश साथ में मंडप में बैठे थे। तन्वी के गले में अंश के नाम का मंगलसूत्र था और मांग में उसके नाम का सिंदूर था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और उनकी जिंदगी 7 जन्म के लिए एक दूसरे से जुड़ गई थी। रात के 1 बजे तन्वी की विदाई हो रही थी। शारदा जी तन्वी को समझा रही थी, अच्छे से रहना, अपनी सास की सेवा करना, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना, दामाद जी को परेशान नहीं करना अपने ससुराल में जाकर। तन्वी रोते लाउडली क्राइंग हुए उनको कहती है, जीजू को कब परेशान किया मैंने? आप उनसे पूछ सकती हो, मैंने उनको कभी परेशान नहीं किया। हाँ, इस बंदर से हो जाती है मेरी लड़ाई और किसी से नहीं होती। शारदा जी उसको कहती है, तन्वी तेरे पति है अब छोटे जवई जी, इनको ऐसे बंदर कहेगी क्या? तन्वी उनको कहती है, और क्या कहूं तो, बंदर को तो बंदर ही कहूंगी ना, नाना जी ने सिखाया है ना पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ये बंदर भी तो पति है मेरा अब। अंश पास खड़ा तन्वी की सारी बातें सुन रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करे। शारदा जी तारा को कहती है, तारा इसको सब समझा देना, छोटे जवई जी को क्या कहना है। तारा जी मम्मी कहती है, तन्वी से विदाई की रस्में करवाने के बाद उसको अंश की कार में बैठा देते हैं। अंश और तन्वी अंश की कार से घर जा रहे थे। तारा और वंश अपनी कार से जा रहे थे। यशोदा की कुछ देर पहले ही चली गई थी घर, अंश और तन्वी का स्वागत करने के लिए। तन्वी अंश की कार में बैठी बैठी अभी भी रो रही थी, लाउडली क्राइंग। अंश उसे अपना रुमाल देते हुए पूछता है, तुम ठीक हो? तन्वी उसके हाथ से रुमाल के लेती है और उसे कुछ भी नहीं कहती है। वो खिड़की के बाहर देखने लगती है और अपने आंसू साफ करती है। वो अभी भी रो रही थी। कुछ देर बाद वो उसे धीरे से कहती है, बंदर मुझे भूख लग रही है, मैंने परसों से खाना नहीं खाया। उसकी बात सुनते ही अंश झटके से कार रोक लेता है। सीट बेल्ट की वजह से दोनों के ही सर आगे डैशबोर्ड से टकराने से बच जाते हैं। तन्वी का रोना बिल्कुल रुक गया था। वो चिल्लाते हुए अंश को कहती है, बंदर ये क्या कर रहे हो, ऐसे कार क्यों रोकी है? मेरा सर फुट जाता। मुझे मारने के लिए मुझसे शादी की थी क्या तुमने? मुझे पता था तुम्हें कार चलानी नहीं आती है, इससे अच्छा तो जीजू की कार से ही चली जाती मैं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। अंश उसे डांटते हुए कहता है, तुमने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हें पता है ना भूखे रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। दवाई कैसे ले रही हो तुम बिना खाना खाए? तन्वी उसे कहती है, ऐसे अचानक शादी हो रही होगी तो किसे भूख लगेगी? अब लग रही थी भूख, तुम्हें कुछ खिलाना है तो कुछ खिला दो, नहीं मैं तुम्हारे घर पर जाकर खा लूंगी। अंश उसे और कुछ भी नहीं कहता है। उसने भी कल रात से खाना नहीं खाया था। वो कार स्टार्ट कर लेता है। घर के लिए अभी 20 मिनट का रास्ता और था, इसीलिए वो आसपास ही होटल या रेस्टोरेंट देखने लगता है। 2 मिनट बाद वो एक 7 स्टार होटल के बाहर अपनी कार रोकता है। उसने वंश को मैसेज कर दिया था, उसे आने में टाइम लगेगा। अंश और तन्वी कार से बाहर आते हैं। तन्वी उस होटल को देखकर उसे कहती है, यहाँ खाना खिलाओगे तुम मुझे? ओपन माउथ फेस। अंश उसे हाँ में जवाब देता है और उसको अंदर चलने को कहता है। तन्वी अपने भारी से लहंगे को उठाकर धीरे धीरे चल रही थी। रात की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं हो रही थी, बस गार्ड ही थे। गार्ड घूरकर तन्वी को देख रहे थे, क्योंकि वो ऐसे आधी रात को दुल्हन बनी हुई थी। अंश उन गार्ड को एक नजर देखता है तो वो सारे गार्ड अपनी नजरें झुका लेते हैं। अंश और तन्वी अंदर जाकर आमने सामने टेबल पर बैठ जाते हैं। वेटर उनको मेनू देता है। तन्वी मेनू देखने लगती है। वो ऐसे किसी भी बड़ी होटल में पहली बार आई थी। वो डिशेस के नाम देख रही थी। उसने उन डिशेस के नाम आज तक नहीं सुने थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करे। वो साथ में प्राइस भी देख रही थी। हर डिश की प्राइस हजारों में थी। प्राइस देखकर ही उसकी आधी भूख मर रही थी। वेटर उसे पूछता है, मैम आपका ऑर्डर। तन्वी कुछ भी नहीं कहती है। अंश उसे कहता है, क्या हुआ बताओ क्या खाना है? तन्वी उसे कहती है, तुम कर लो ऑर्डर, मुझे नहीं खाना, मैं तुम्हारे घर पर जाकर खा लूंगी। अंश उसे कहता है, घर पर जाने में टाइम लगेगा, फिर वहां भी पहले मॉम हमारी आरती उतारेगी। भाई के शादी के टाइम देखा था मैंने, टाइम लगता है इन सब रिचुअल में, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जल्दी से ऑर्डर करो,
फिर घर भी चलना है हमें, मॉम वेट कर रही है हमारा, नींद भी आ रही है मुझे, सोना है मुझे घर जाकर। तन्वी उसे कहती है, तुम कर लो ऑर्डर। अंश उसे पूछता है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? तन्वी उसे खुश होके कहती है, आइसक्रीम मंगा लो मेरे लिए, वो अच्छी लगती है मुझे, चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर। अंश उसे घूर के देखकर कहता है, तुमसे पूछना ही बेकार है। अंश उन दोनों के लिए ऑर्डर कर देता है अपनी पसंद का। वो वही टेबल का सहारा लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो मेंटली बहुत ज्यादा थक गया था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, उसकी लाइफ के साथ उसको समझने के लिए टाइम ही नहीं मिला। उसकी शादी ऐसी लड़की से हो गई जिससे वो प्यार करता है, पर उसने उसको आज तक ये बात नहीं कही थी। ना ही वो उसको इतनी जल्दी ये बात बता सकता था। उसे पता था जिन हालत में उन दोनों की शादी हुई है, उसकी वाइफ अभी उसके जज्बात नहीं समझेगी। उसे थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए। खाना आने में 15 मिनट लग जाते हैं। अंश को नींद आ गई थी। वेटर उनका ऑर्डर सर्व कर रहा था। तन्वी थोड़ी धीरे से अंश को जगाने के लिए कहती है, बंदर उठो। अंश उसे नींद में कहता है, क्या हुआ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी नींद से? रोज रोज आ जाती हो मेरी नींद उड़ने के लिए, सो जाओ तुम भी, बाकी का कल पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें। तन्वी उसे कहती है, खाना आ गया, वेटर भैया खाना लेकर आ गए, चलो खाते हैं। अंश अपनी आंखें खोलता है। वो ठीक से बैठता है। वो वेटर की तरफ देखता है, जो अंश का नाम बंदर सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वेटर खाना सर्व करते करते अंश से पूछता है, सर आपकी और मैम की अभी अभी शादी हुई है? तन्वी वेटर को कहती है, हाँ भैया अभी अभी शादी हुई है हम दोनों की, तभी तो ऐसे दुल्हन के जाड़े में हूं ना मैं। वेटर उन दोनों को कहता है, कांग्रेस बोथ यू फॉर योर न्यू लाइफ, आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। वो दोनों उसे थैंक यू कहते हैं। उन दोनों को खाना सर्व करके वेटर चला जाता है। अंश खाना स्टार्ट करता है। तन्वी भी खाने की एक बाइट लेता है, पर उसे सब कुछ फीका फीका लग रहा था। तन्वी अंश से पूछती है, ये तुम्हारा फेवरेट है? अंश आराम से खाना हुए कहता है, हाँ मैं ज्यादातर बाहर आता हूँ तो यही खाता ही, तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं कुछ और डिश ऑर्डर कर दूं तुम्हारे लिए? तन्वी उसे मना कर देती है और कुछ भी मंगाने के लिए। उसे भूख लग रही थी इसीलिए वो बिना नाटक किए वो खाना खा लेती है। दूसरी तरफ ट्यूलिप, तारा और वंश घर पहुंच चुके थे। वो दोनों यशोदा जी के साथ घर में हॉल में बैठकर तन्वी और अंश का इंतजार कर रहे थे। वंश यशोदा जी से पूछता है, मॉम अंश मान कैसे गया शादी के लिए? यशोदा जी उसे कहती है, तूने तारा से शादी क्यों की थी? वंश उसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तारा को पसंद करता था, इनसे करना चाहता था शादी। इस बात का उससे क्या रिलेशन? यशोदा जी हंसने लगती है। तारा खुश होकर यशोदा जी को कहती है, मॉम आप कहना चाहती हो भाई तन्वी को पसंद करते हैं? ओपन माउथ स्माइल। यशोदा जी उनको कहती है, उसने खुद कहा है वो पसंद करता है तन्वी को, मैंने कहा कर ले शादी, तो उसने कर ली। वंश यशोदा जी को कहता है, आपको पहले से पता था क्या अंश की फीलिंग्स के बारे में? यशोदा जी उसे कहती है, तुम्हारा वो छोटा भाई जो बचपन से ये कहते नहीं थकता था कि मैं अंश सूर्यवंशी हूँ, उस अंश सूर्यवंशी को कोई लड़की रोज बंदर कहती रहती है। अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता उसका उसको बंदर कहना। अंश जिसको अपनी नींद से सबसे ज्यादा प्यार है, वो अंश ऑफिस से थका हारा आकर अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करके उसको पढ़ने में हेल्प करता है। तन्वी के उसके घर वापस जाने पर कितना ज्यादा उदास हो गया था वो, उसकी शादी की बात सुनकर उसने खाना ही नहीं खाया था कल से। वंश उनको कहता है, तो उसने पहले क्यों मना किया था शादी के लिए? यशोदा जी उसे कहती है, शादी से डर रहा था वो, डरता है रिश्ते के टूटने से। उसकी गलती भी कहा है इसमें, वो सभी देखा है उसने बचपन से, कितना छोटा था तब वो 15 साल का। मैं ही अपनी शादी। यशोदा जी दुखी होकर चुप हो जाती है। वंश उनके हाथ पर हाथ रखकर उनको हौसला देता है। वो भी और कुछ भी नहीं कहता है। दूसरी तरफ ट्यूलिप खाना खाने के बाद लास्ट में वेटर तन्वी के लिए शुगर फ्री आइसक्रीम लेकर आता है एक बड़े से बॉल में। तन्वी आइसक्रीम को देखकर बहुत ज्यादा खुश ओपन माउथ स्माइल हो जाती है। वो अंश को कहती है, बंदर तुमने मेरे लिए आइसक्रीम ऑर्डर की। अंश उसे कहता है, हाँ अब जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लो, फिर घर भी चलना है हमें। तन्वी आइसक्रीम लेती है। बिल पे करके वो दोनों होटल के बाहर आ जाते हैं। कार के पास तन्वी को कोई बात याद आती है तो वो अंश को कहती है, दीदी को नहीं बताना मैंने आइसक्रीम खाई थी, नहीं तो वो मुझे डांट लगाएगी। अंश उसे कहता है, बता दिया तो मैं तो बताऊंगा भाभी को, उनकी बहन आइसक्रीम खाकर आई है। अच्छा ही है थोड़ी डांट सुन लेना भाभी की। तन्वी उसे मासूम सी शकल के साथ कहती है, बंदर ऐसा करोगे क्या तुम मेरे साथ? अब तो वाइफ हूं मैं तुम्हारी, मेरी सारी बात माना करो। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी वाइफ को उसकी बड़ी बहन डांट रही है, वो भी बस आइसक्रीम खाने के लिए। मैं कौन सी रोज रोज मीठा खाती हूँ, साल में 1-2 बार खाती हूँ बस। तुम्हारी वाइफ को डांट पड़ेगी तो इनडायरेक्टली तुम्हें भी तो डांट पड़ जाएगी ना। तुम्हारा नाम खराब होगा, अंश सूर्यवंशी का नाम खराब होगा। तुम चाहते हो तुम्हारी वाइफ के साथ तुमको भी डांट पड़े,
इसीलिए नहीं कहना दीदी को, ठीक है ना? अंश को तन्वी का खुद की उसकी वाइफ कहना उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो उसे कहता है, अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा भाभी को। तुम्हारा आज आइसक्रीम खाना हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में सीक्रेट रहेगा, ओके? तन्वी अंश को हक करके थैंक यू कहती है। वो फिर जल्दी से कार में बैठ जाती है। अंश अभी भी कार के बाहर वैसे ही खड़ा था। उसे समझ में ही नहीं आया इतनी जल्दी क्या हो गया। तन्वी ने उसको ऐसे अचानक हक किया था, उसको कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। उसकी दिल की धड़कन बढ़ता दिल पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। तन्वी कार की खिड़की का शीशा नीचे करके अंश को कहती है, बंदर क्या हुआ, लेट हो रही है ना हमें? आंटी हमारा वेट कर रही होगी। अब तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अंश जल्दी से अपने आप को निर्मल करता है और कार में बैठकर कार स्टार्ट करता है। थोड़ी देर में उनकी कार सूर्यवंशी विला के बाहर आकर रुकती है। यशोदा जी और तारा उन दोनों का विधि विधान से स्वागत करती है। वो दोनों यशोदा जी का आशीर्वाद लेते हैं। यशोदा जी उन दोनों को वंश और तारा का आशीर्वाद भी लेने के लिए कहती है। वो दोनों उन दोनों का भी आशीर्वाद भी लेते हैं। यशोदा जी तारा को तन्वी को अंश के रूम में लेकर जाने के लिए कहती है। तन्वी यशोदा जी को कहती है, पर आंटी मेरा रूम तो नीचे है, उसमें रह लूंगी मैं, इस बंदर के रूम में नहीं रहना मुझे। तारा तन्वी को कहती है, तन्वी पहले वाले रूम में क्यों रहेगी तू, तुझे भी अब भाई के रूम में ही रहना है उनके साथ। अंश नींद भरी आवाज में तारा को कहता है, भाभी रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है कहाँ भी रहे हम दोनों। अंश यशोदा जी को कहता है, मॉम मुझे नींद आ रही है, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गया हूँ, प्लीज कल मुझे जल्दी नहीं उठाना, अभी भी कोई रिचुअल रह गया हो तो थोड़ी लेट करवा लेना, इसको जहाँ रहना होगा ये वहाँ रह लेंगी, मेरा रूम खुला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आना होगा तो आ जाएगी। अंश की आवाज में नाराजगी सब महसूस कर सकते थे। उसको कोई कुछ नहीं कहता, वो सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। वंश उसके पीछे पीछे चला जाता है। तन्वी यशोदा जी को कहती है, आंटी मैं भी जाऊं अपने रूम में, मुझे भी नींद आ रही है। तारा उसे कुछ भी बोलने वाली थी, पर यशोदा जी तारा को कुछ भी कहने के लिए मना कर देती है और तन्वी को उसके पहले वाले रूम में जाने के लिए कहती है। तारा तन्वी को उसके पहले वाले रूम में लेकर जाती है, उसको बेड पर बैठाकर डांटते हुए कहती है, तन्वी ये सब क्या है, तेरी शादी हो गई है भाई से, उनकी वाइफ है तू, क्या ये तू उनको बंदर बंदर कहती रहती है? तन्वी उसे कहती है, और क्या कहूँ, उसके नाम से बुलाऊं क्या उसे? नानाजी ने ही तो माना किया था पति को नाम से बुलाने के लिए बचपन में। तारा उसे कहती है, जो बोलना है बोल, पर रिस्पेक्ट से बोल, उसे क्या होता है, उनको बोल, ये ही संस्कार है क्या नानाजी और मम्मी ने हमें अपने पति को ऐसे बुलाना? तन्वी उसे कहती है, पर नानाजी ही तो कहते हैं, संस्कार आप उनको बोलने से नहीं देखा जाता है, संस्कार तो इंसान की नजरों में होते हैं, उसके बिहेव में होते हैं। तारा उसको कहती है, तो तुझे तेरा बिहेव भाई के लिए सही लगता है क्या? उनको बंदर कहना, उनको बदतमीज और घमंडी कहना? तन्वी कुछ भी नहीं कहती है। तारा उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, जो तू उनको घमंडी बदतमीज कहती रहती है, वैसे बिल्कुल नहीं है वो, तुझे पता भी है क्या तेरी शादी किसके साथ हुई है, कितना नाम है उनका, कितनी इज्जत है उनकी, कितने लोग उनके नीचे काम करते हैं, कितनी मेहनत करके, कितनी रातें जगकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं वो। उनमें थोड़ा भी घमंड होता तो वो मुझसे भी कभी अच्छे से बात नहीं करते, मैं भी तो पहले एक मामूली सी उनके बड़े भाई की पिए ही थी ना, तूने पहले उनसे लड़ाई की थी, इसीलिए तुम दोनों में नोक-झोंक होती है। जैसा बिहेव हमारा सामने वाले के लिए रहेगा, वैसा ही बिहेव सामने वाले का हमारे साथ रहेगा। अगर तू उनके साथ अच्छे से रहेगी तो भाई भी तेरे साथ और अच्छे से रहेगी। अब तो वाइफ है तू उनकी, तू उनको इज्जत देगी तो वो भी तेरी और ज्यादा इज्जत करेंगे। तन्वी उसे कहती है, पर दीदी ऐसे अचानक शादी हो गई, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना? तारा उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसको कहती है, तो भाई की भी अचानक ही शादी हुई है तेरे साथ, वो कोई बारात लेकर नहीं आए थे हमारे घर तुझसे शादी करने के लिए, तुझे भाई के साथ ही अब अपनी शादी को निभानी होगी। क्यों उनको रिग्रेट फील करवा रही है तुझसे शादी करने के लिए? तन्वी कुछ भी नहीं कहती है। तारा उसको थोड़ी कड़क आवाज में कहती है, आज के बाद तू भाई के सामने सही से रहेगी, उनको परेशान नहीं करेगी, उनके साथ इज्जत के साथ बात करेगी, उनकी वाइफ होने के सारे फर्ज निभाएगी, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखेगी, उनके रूम में उनके साथ रहेगी। तेरा सामान उनके रूम में शिफ्ट करवा दिया है मैंने। तारा की इतनी रोबदार आवाज सुनकर तन्वी बस हाँ में सर हिला लेती है। दूसरी तरफ ट्यूलिप अंश अपने रूम की तरफ जा रहा था। वो थोड़े गुस्से में भी था ये सोचकर कि तन्वी अपने और उसके रिश्ते को निभाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रही थी। वो तो उसके साथ एक रूम में भी नहीं रहना चाहती थी। अंश अपने रूम का दरवाजा खोलने ही वाला था, उससे पहले ही वंश उसको पीछे से आवाज लगाकर रोक लेता है। वंश उसके पास आता है। अंश उसे शांति से जी भाई कहता है। वंश उसे कहता है, तन्वी को टाइम दे थोड़ा, ऐसे गुस्सा मत कर, उसको समझने की कोशिश कर। अंश उसे कहता है, भाई मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ उस पर, आपकी साली ने कहा उसे मेरे साथ नहीं रहना है, तो ठीक है नहीं रहे, मैं कहाँ उसे किसी भी बात के लिए फोर्स कर रहा हूँ।
वंश उसे कहता है, मेरी साली होने के साथ वो तेरी वाइफ भी है अब। अंश उसे कहता है, वो अभी भी आपकी साली ही है, उसके लिए मैं उसके जीजू का भाई ही हूँ अभी भी। वो इस शादी को कहाँ मान रही है, कहाँ मुझे अपना हस्बैंड मानती है। इस शादी को वो 1% भी मानती तो मेरे रूम में होती ना वो इस वक्त। अभी भी उसके लिए ये घर उसके दीदी जीजू का घर ही है, उसके हस्बैंड का घर नहीं है ये। पहली शादी भी उसकी मर्जी के बिना हो रही थी, ये शादी भी उसकी मर्जी के बिना ही हुई है। वंश उसे कहता है, हम सोच भी नहीं सकते उससे भी बुरे दिन देखे उसने, अब ऐसे अचानक शादी हो गई। बच्ची है वो, अभी समझ जाएगी अपनी जिम्मेदारियों। अंश उसे कहता है, वो बच्ची है तभी मैंने मना किया था मॉम को मुझे शादी नहीं करनी है, पर उन्होंने कहा उन पर ट्रस्ट करने के लिए, देखते हैं उनका ट्रस्ट कहाँ तक जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लूंगा इस शादी को निभाने की, पर उस पर दबाव नहीं डालूंगा मैं किसी भी बात के लिए। अंश अपने रूम में चला जाता है, वंश भी अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर तन्वी को अच्छे से समझने के बाद तारा तन्वी को अंश के रूम तक लेकर जाती है और उसे कहती है, यहाँ से तुझे तेरा सफर खुद ही तय करना है। मैंने तुझे समझा दिया है, अगली बार मुझे अपनी छोटी बहन की वजह से अपने ससुराल में शर्मिंदा ना होना पड़े। अब तू तन्वी श्रीवास्तव नहीं, तन्वी अंश सूर्यवंशी है, इस नाम की इज्जत करना तेरा फर्ज है। अब से तुझे तेरी जिंदगी सूर्यवंशी खानदान की छोटी बहू के रूप में बितानी है। अगली बार तू कुछ गड़बड़ करेगी तो तुझसे तेरी दीदी नहीं तेरी जेठानी बात करेगी। ऐसा कहकर तारा अपने रूम में चली जाती है। तन्वी अपने मन में कहती है, इतनी देर कौन सी मेरी दीदी बात कर रही थी मुझसे, दीदी तो अभी जेठानी बन गई। रात के 3:30 बज गए थे। तन्वी अंश के रूम का डोर खोलती है, लाइट बंद थी रूम की। तन्वी दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। वो लाइट जलाती है तो वो देखती है अंश बेड पर सोया हुआ है, उसने अपने जूते भी नहीं खोले थे, वो जैसा आया था वैसे ही सो गया था। तन्वी उसके पैरों के पास बैठ जाती है और उसके जूते खोलने लगती है। उसकी ऐसी हरकत से अंश की नींद खुल जाती है। वो तन्वी को कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। तन्वी उसके जूते खोलते हुए उसे कहती है, आप ऐसे ही सो रहे थे, आपके पैरों से जूते निकाल रही हो। जूते पहनकर नहीं सोना चाहिए, बेड खराब हो जाएगा जूतों से, आपके पैरों में प्रॉब्लम भी होगी पूरी रात जूते पहनने से। अंश को तन्वी का उसको आप कहना उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, उसको तो तन्वी का उसे बंदर कहने की आदत हो गई थी। अंश तन्वी को कहता है, ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम मुझसे, ना तो तुम्हें मेरे जूते खोलने की जरूरत है, ना ही ऐसे आप कहने की। तन्वी उसे कहती है, दीदी और मम्मी ने कहा है आपको आप कहने के लिए, आपकी वाइफ होने के सारे फर्ज निभाने के लिए, आपकी छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखने के लिए। मैं ये काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अंश आराम से बैठ जाता है और उसको कहता है, मुझे पता है हमारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना टाइम लो सब कुछ समझने के लिए। जो रिश्ते जल्दबाजी में जुड़ते हैं वो उतनी है जल्दी टूट जाते हैं। तन्वी उसे पूछती है, हमारा रिश्ता भी जल्दबाजी में जुड़ा है तो क्या ये भी। अंश उसकी बात पूरी होने से पहले थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, डोंट यू डेयर, मुझे रिश्ते तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। अंश के ऐसे ऊंची आवाज में बोलने पर तन्वी उसको बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगती है, उसको थोड़ा डर लगता है उससे। तन्वी को डरता देखकर अंश उसको प्यार से शांति से कहता है, सॉरी, तुम तो नीचे सो रही थी ना, यहाँ कैसे आ गई। तन्वी उसे कहती है, वो दीदी ने कहा कि तुम्हारी, मेरा मतलब है आपकी और मेरी शादी हो है तो अब हमें साथ में ही रहना चाहिए। मेरा सारा सामान आपके रूम में शिफ्ट करवा दिया है दीदी ने, आपके रूम में आपके साथ ही रहूंगी मैं अब से। अंश उसे कहता है, ठीक है अब जाओ और अपनी ड्रेस चेंज करके सो जाओ, फिर से मेरे पैरों के हाथ नहीं लगाना कभी। तुम मेरी वाइफ हो, कोई सर्वेंट नहीं हो, और मैं सर्वेंट से भी ये काम नहीं करवाता कभी। तन्वी हाँ में सर हिलाकर बेड से उठने लगती है, पर अंश उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा कहता है, काली बिल्ली तुम्हारे मुंह से ये आप सूट नहीं कर रहा, अब आदत हो गई है तुम्हारे मुंह से बंदर सुनने की। तन्वी उसे कहती है, दीदी मुझे डांट लगाएगी, अगर तुम्हें, मेरा मतलब है आपको बंदर कहा तो वो ये कहेगी कि आप मेरे पति हो, इसीलिए मुझे आपको बंदर नहीं कहना चाहिए। उनकी बात सही है, मुझे आपको आप ही कहना चाहिए, दीदी और जीजू भी एक दूसरे को आप ही कहती है ना। अंश उसे पूछता है, तुम्हारा मन मुझे क्या कहने को करता है। तन्वी उसे कहती है, मेरा मन तो बंदर कहने को ही करता है, तभी तो आपको बंदर कहती हूं मैं। अंश उसे कहता है, मेरे सामने अपने मन की कर लेना, बाकी घर वालों के सामने उनको जो सही लगे वो कह लेना। तन्वी उसे खुश होके कहती है, ठीक है आप भी सबके सामने मुझे आप कहा करो। अंश तन्वी को पूछता है, तुम चाहती हो मैं तुम्हें आप कहूं। तन्वी हाँ में सर हिलाकर कहती है, हाँ जीजू भी दीदी को आप ही कहते हैं ना, वो सूर्यवंशी खानदान की बड़ी बहू है तो मैं भी छोटी बहू हूं ना, तो आपको भी मुझे थोड़ी बहुत इज्जत देनी चाहिए। तन्वी की बात सुनकर अंश को मन ही मन हंसी आने लगती है, वो वापस लेट जाता है। वो उसे कहता है, ठीक है जैसा आप कहो, प्लीज अब जल्दी से लाइट बंद कर दो, मुझे लाइट में नींद नहीं आती है। तन्वी उसे कहती है, पहले मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर कर दूंगी, आप ऐसे ही सोवोगे इन्हीं कपड़ों में।
अंश अपने आप को देखता है, वो अपने सुबह वाले कपड़े में ही था। तन्वी उसे कहती है, पहले आप फ्रेश हो जाओ, इतनी देर मैं अपने गहने खोल लेती हूँ। अंश को तन्वी की बात सही लगती है, वो अपने क्लोजेट से अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। अच्छे से शावर लेकर कपड़े चेंज करके वो बाहर आता है। तन्वी को देखते ही उसको हंसी आने लगती है। अंश ऐसे ही तन्वी को देखकर हंस रहा था। तन्वी जो बेड पर आराम से बैठकर अपने गले के हार को निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हार उसके जुड़े की वजह से बालों में फंस गया था। वो अंश से इरिटेट हो रही थी। वो अंश से कहती है, बंदर आप ये क्या कर रहे हो, अपनी वाइफ पर हंस रहे हो आप, कैसे हस्बैंड हो आप, मेरी मदद कीजिए बालों से हार निकालने के लिए, कितनी देर से मैं इसके साथ स्ट्रगल कर रही हूँ। अंश अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए तन्वी के पास आता है और उसके हार को निकालने की कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, चुड़ैल लग रही हो ऐसे। तन्वी उसे घूर कर देखकर कहती है, चुड़ैल किसे बोल रहे हो आप। अंश हंसते हुए कहता है, तुम्हें, और कोई देख रहा है क्या तुम्हें यहाँ। टीयर्स ऑफ जॉय। अंश तन्वी के गले से हार निकाल रहा था। तन्वी अंश के हंसते हुए चेहरे को देख रही थी। उसने व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट लोअर पहन रखा था। अभी अभी नहाने की वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे। बिखरे बालों की वजह से वो और ज्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा था। आज पहली बार था जब तन्वी अंश को इतने गौर से देख रही थी। पहले कभी तन्वी ने अंश की पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं दिया था, ना ही उसने कभी ये उसकी काली गहरी आंखों पर गौर किया था। पर अब अंश के इतने पास होने से तन्वी खुद को रोक नहीं पा रही थी अंश को देखने से। अंश आहिस्ता से उसके हार को निकाल देता है। तन्वी ने अपने बाकी गहने तो निकाल लिए थे पहले ही। अंश बेड को देखकर तन्वी को कहता है, अब तुम्हारा हो गया तो जल्दी से बेड पर से अपना सारा सामान उठाओ, फिर लाइट बंद करो, 4 बज गए हैं, मुझे सोना है अब। तन्वी अपने जुड़े के पिंस को निकालते हुए कहती है, अभी तक जुड़ा नहीं खुला मेरा, पहले इसे खोल लूं, फिर सारा काम साथ में कर लूंगी। अंश उसे कहता है, इतनी देर में क्या करूं, पूरे बेड पर तुम्हारे गहने बिखरे हुए हैं, थोड़ी भी जगह नहीं है। तन्वी उसे कहती है, इतना बड़ा बेड है आपका, सो जाओ एडजस्ट करके। अंश उसे कहता है, तुम चाहती हो अंश सूर्यवंशी अपना बेड साफ करे। तन्वी उसे कहती है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको, सोना है तो बेड साफ कर लो, मुझे तो टाइम लगेगा, मैं तो अपना काम खत्म होने के बाद ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अंश का काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसको नींद आ रही थी, इसीलिए वो तन्वी के गहनों को थोड़ा सा साइड करके वही लेट जाता है। पर लाइट की वजह से उसको नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो तन्वी को देखने लगता है। वो तन्वी से पूछता है, तुम मुझसे शादी करने के लिए मान कैसे गई, तुमने तो साफ साफ कह दिया था इस बंदर से तुम शादी नहीं करोगी। तन्वी उसे पूछती है, पहले आपने हाँ बोली थी, आप बताओ आप मुझसे शादी करने के लिए कैसे मान गए। अंश उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए जब मॉम ने कहा तुमसे शादी के लिए तो मैं मान गया। तन्वी को अंश की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था अंश उसको सटायर व्यंग्य में ये बात कह रहा है। वो अंश को कहती है, आप कहना चाहते हो सूर्यवंशी खानदान के छोटे चिराग को एक मामूली सी लड़की से प्यार हो गया, जिससे वो हमेशा लड़ते रहते थे, जो उनको हमेशा बंदर कहती रहती है। अंश उसे कहता है, हाँ हो गया तुमसे प्यार, अब तुम बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। तन्वी उसे कहती है, नाना जी ने कहा अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो उनके सारे एहसान उतार जाएंगे, जो उन्होंने आज तक मुझ पर और मेरे परिवार पर किए हैं, उनकी इज्जत बच जाएगी ना। अगर मैं आपसे शादी करती हूँ तो मैंने कर ली आपसे शादी। तन्वी ने इतनी देर में अपने बाल खोल लिए थे। वो अंश के क्लोजेट से अपने लिए एक सिंपल सा पिंक सूट निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है। उनके जाते ही अंश अपने आप से कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी क्यों ही तुमसे ये सवाल पूछ रहा था, और किसी रीजन की वजह से तुम क्यों ही मुझसे शादी करोगी, पर तुम्हारा ये रीजन बहुत जल्दी बदल जाएगा, तुम्हारे लिए फिर ये शादी मजबूरी नहीं होगी। तन्वी थोड़ी देर बाद वॉशरूम से आती है और बेड से अपना सामान हटाकर अंश के बगल में लेट जाती है। तन्वी लाइट बंद कर देती है। वो अंश को गुड नाइट कहती है। अंश और तन्वी ने एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रूम में हल्की चांद की रोशनी आ रही थी। तन्वी को अलग सी फीलिंग आ रही थी अंश की तरफ देखकर सोने में। वो दोनों ही अलग तरफ करवट बदल लेते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही अजीब फील हो रहा था। पहली बार दोनों एज हस्बैंड वाइफ एक बेड पर सो रहे थे। थोड़ी देर में उन दोनों को ही नींद आ जाती है। अगले दिन सूरज का चेहरा सुबह 10 बजे तक अंश और तन्वी सो रहे थे। कोई उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता है। धीरे धीरे अंश की नींद खुलने लगती है। उठते ही उसको सबसे पहले तन्वी का चेहरा दिखता है और उसके मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। तन्वी को यूं ही निहारते हुए अंश अपने मन में कहता है, मतलब कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, मेरी शादी सच में हो गई। अंश आगे आता है और तन्वी के माथे पर किस करके उसको धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग मेरी काली बिल्ली, मेरा मतलब है मिसेज सूर्यवंशी। अंश के किस से तन्वी अपनी आंखें धीरे से खोलती है। अंश को अपने इतने पास देख कुछ पल के लिए तन्वी ब्लैंक हो जाती है। वो घबराकर अंश को कहती है, बंदर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे मेरे उठने से पहले, तुम मेरी नींद में होने का फायदा उठा रहे थे, तुम
मुझे किस कर रहे थे तुम? मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ क्यों जो तुम मुझे किस कर रहे थे? अंश को उसकी बात सुनकर हंसी आने लगती है। तन्वी उसे कहती है, बंदर तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उल्टी सीधी हरकत अगर तुम मेरे साथ करोगे तो मैं जीजू को बता दूंगी, दीदी को भी बता दूंगी मैं तुम क्या कर रहे थे। अंश उसके बिल्कुल पास आकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, जाओ बताकर आओ भाई और भाभी को कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें किस कर रहा था। मैं तो कहता हूँ मॉम से भी मेरी शिकायत कर ही दो, आज सुन लूंगा उनकी डांट अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो। चलो चलते हैं। अंश की बात सुनकर तन्वी को रात में जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगता है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अंश का उसको किस करना याद करके अंश उसे थोड़ा दूर हो जाता है। तन्वी उसे धीरे धीरे कहती है, बंदर आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे थे? मैं सो रही थी, ये सब ऐसे गलत। तन्वी चुप हो जाती है, वो आगे कुछ भी नहीं कह पाती है। अंश बेड से उठ जाता है। वो उसे कहता है, सॉरी तुम्हें गलत लगा हो मेरा तुम्हें किस करना, आगे से कभी नहीं करूंगा। अंश उठकर अपने अपनी पर्सनल जिम में चला जाता है, जो कि उसके रूम से ही अटैच था। तन्वी उसके जाते ही अपने आप से कहती है, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वो बस किस ही तो कर रहे थे मुझे, हस्बैंड है वो मेरे, पर वो मुझे किस क्यों कर रहे थे बिना किसी फीलिंग के। दूसरी तरफ ट्यूलिप तारा यशोदा जी के पास बैठी थी बाहर हॉल में। वो बार अंश के रूम की तरफ देख रही रही। यशोदा जी उसको कहती है, रात को लेट सोए थे वो दोनों, इतनी जल्दी नहीं उठेंगे। तारा उनको कहती है, मॉम तन्वी बच्ची है, प्लीज आप उसकी बातों को उसका बचपना समझकर माफ कर देना। मैं उसको सब समझा दूंगी, यहाँ के तौर तरीकों के बारे में आपको अगली बार शिकायत का मौका नहीं देगी वो। यशोदा जी उसे कहती है, तन्वी जब यहाँ पिछली बार आई थी तभी मैंने उसको अपनी बेटी मान लिया था। अब एक माँ अपनी बेटी से कभी नाराज हो सकती है क्या? उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सब समझने में। शादी जल्दबाजी में हो गई और कुछ भी हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अंश और तन्वी अपना टाइम लेकर सब कर लेंगे, दोनों समझदार है, हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है उनको। अंश और तन्वी के रूम में तन्वी नहाकर एक रेड साड़ी पहन लेती है। शारदा जी ने उसको कहा था शादी के बाद पहले दिन ये साड़ी ही पहनना। तन्वी अपने बाल बनाकर आज बालों को खुला ही छोड़ देती है। वो अपने मांग में सिंदूर डालकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। तन्वी के लुक की फोटो कमेंट बॉक्स में है। अंश अभी भी रूम में नहीं आया था, वो अभी भी जिम में ही था। तन्वी उससे बारे में सोच ही रही थी, तभी अंश के जिम का दरवाजा खुलता है और अंश जिम से बाहर आता है। अंश पूरी तरह से रेडी था, वो जिम में ही रेडी जो गया था। उसने व्हाइट शर्ट विद ब्लू डेनिम जीन्स पहनी थी। उसको पता था आज उसको तन्वी को लेकर उसके मायका लेकर जाना है, इसीलिए उसने कैजुअल कपड़े ही पहने थे। अंश के लुक की फोटो भी कमेंट बॉक्स में है। अंश को आज इस रूप में देखकर तन्वी कुछ पल के लिए पलके ही नहीं झपकती है। पहली बार तन्वी अंश को इस रूप में देख रही थी, नहीं हमेशा तो वो बिजनेस सूट ही पहनता था, जबकि अंश तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। सुबह की इंसिडेंट्स के बाद से ही उसका किसी भी काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो थोड़ा अकवाज हो रहा था तन्वी के सामने आने से। उसे बुरा फील हुआ था ये सोचकर कि तन्वी को उसका टच गलत फील हुआ था। अंश जल्दी से अपनी वॉच पहनता है, फिर अपना परफ्यूम यूज करता है। इस बीच भी वो एक बार भी तन्वी को नजर उठाकर भी नहीं देखता है। अंश उसे बिना देखे कहता है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हारा हो जाए तो तुम भी आ जाना। वो बाहर जा रहा था, तन्वी उसको आवाज लगती है बंदर कहकर। अंश रुककर उसको हाँ कहता है। तन्वी उसको कहती है, वो तन्वी कह नहीं पा रही थी जो कुछ भी उसे कहना है। अंश उसके पास आकर उसको कहता है, क्या कहना चाहती हो? बिना डरे कह सकती हो, तुम कब से डरने लगी मुझसे? तन्वी उससे पूछती है, आप मुझसे नाराज हो? अंश उसे कहता है, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? लेट हो गई है, नीचे चलते हैं, जल्दी से ये सब रिचुअल पूरे करते हैं, फिर हमारी पहले वाली लाइफ में लौटते हैं। तुम्हारा भी कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे एग्जाम है ना, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और चीज पर। अंश फिर से बाहर जाने लगता है। तन्वी उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या आपको मेरी सुबह वाली बात बुरी लगी थी? अंश समझ जाता है तन्वी किस बारे में बात कर रही है। मेरा वो मतलब नहीं था, वो बस अचानक हुआ था, मैं प्रिपेयर नहीं थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा था। आप मेरे हस्बैंड हो, क्यों गलत लगेगा मुझे? हमारी शादी ही गई है, हस्बैंड हो आप मेरे, गलत क्यों लगेगा मुझे कुछ भी? वो बस मैं तैयार नहीं थी, तब मुझे शर्म आ रही थी। तन्वी नजरें नीचे करके हिम्मत करके एक सांस में सब बोले जा रही थी। वो देखती भी नहीं है, अंश उसको मुस्कुरा कर देख रहा है। अंश के मन में रिलीफ फील होता है ये जानकर कि तन्वी को उसका टच गलत नहीं लगा था, वो बस शाय फील कर रही थी। तन्वी अभी भी बोले जा रही थी। अंश उसके मुंह पर उंगली रखकर उसको कहता है, स्टॉप, मेरी फास्ट ट्रेन नहीं हूं मैं तुमसे नाराज, बिना बात के तुमसे क्यों नाराज होऊंगा मैं? अंश अपनी उंगली को उसके मुंह से हटा लेता है। तन्वी उसे कहती है, तो आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो मुझे देख भी नहीं रहे हो। अंश उसे पूछता है, तुम चाहती हो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देखे? तुम्हें मेरे मुंह से तुम्हारी तारीफ सुननी है? तन्वी कुछ भी नहीं कहती है। वो क्या ही बोलती, पहले वाली बात बोलने में ही उसने बहुत सारी हिम्मत जुटाई थी।
अब अंश ने उससे नई बात कह दी थी। अंश उसको और परेशान नहीं करते हुए कहता है, अब हमें नीचे चाहना चाहिए, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे, बहुत लेट कर दी है हमने। तुमने भी अभी तक अपनी मॉर्निंग वाली मेडिसिन नहीं ली है ना? सबसे पहले वो ले लो, फिर ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद फिर कोई रिचुअल होगे तो मॉम करवा लेंगी, उसके बाद तुम बस अपनी स्टडी पर फोकस करना। तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है। हम सूर्यवंशी हमेशा टॉप करते हैं और मैं चाहता हूँ मेरी टॉपर वाइफ भी इस बार पूरी कॉलेज में टॉप करे। तन्वी कुछ नहीं कहती है, बस हाँ में सर हिला देती है। उसको अच्छा लग रहा था ये जानकर के कि अंश को उसकी हर छोटी बड़ी बात की फिक्र थी, उसकी दवाइयों से लेकर पढ़ाई तक की। उसको अब तारा की रात की अंश के लिए कही बातें याद आने लगती है, जो उसने अंश के लिए कही थी। सारी बातें उसे अब सच लग रही थी। तन्वी अपनी दवाई लेती है, फिर वो दोनों नीचे चले जाते हैं। तन्वी और अंश नीचे आ जाते हैं। यशोदा जी और तारा उन दोनों से जो भी शादी के बाद की रस्म होती है वो सब करवा लेती है। वंश पहले ही ऑफिस चला गया था, क्योंकि आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसको वो स्किप नहीं कर सकता था। वो चारों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तन्वी यशोदा जी को कहती है, आंटी आप। यशोदा जी तन्वी की बात को बीच में काटकर कहती है, अभी भी आंटी ही बोलोगी क्या तुम मुझे? तन्वी उनको कहती है, तो क्या कहूं, मैं तो आपको आंटी ही कहती हूं ना हमेशा। यशोदा जी उसको कहती है, मेरे बेटे से शादी की है ना तुमने, इसकी मॉम हूं तो तुम्हारी भी मॉम हूं ना मैं, इसीलिए आंटी नहीं मॉम कहो। तन्वी उनको मुस्कुराकर जी मॉम कहती है और फिर से खाना खाने लगती है। यशोदा जी उसको पूछती है वो क्या बात करने वाली थी उनसे। तन्वी उनको कहती है, मॉम मैं कह रही थी कि मैं कुछ और पहन सकती हूँ क्या, ये साड़ी मुझसे नहीं संभल रही। मम्मी ने कहा था ससुराल में साड़ी ही पहनने के लिए। उन्होंने कहा था मेरे ससुराल में चीकू जी के घर में सभी औरतें शादी के बाद साड़ी ही पहनती है, तो मम्मी ने मेरे लिए साड़ी ही तैयार करवाई थी। उन्होंने कहा था मेरे ससुराल में मेरे सास नहीं है, मुझे ही बड़ी बहू बनकर सब संभालना है। अब तो आप हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सूट पहन लूं अपने नाना जी के घर से लेकर आ जाऊंगी मैं आज। यशोदा जी उसको कहती है, तुम्हारा जो मन है वो पहनो। तन्वी उनको थैंक यू मॉम कहती है और वो फिर से खाना खाने लगती है। खाना खाकर यशोदा जी अंश को अपने रूम में आने को कहती है। अंश उनके रूम में जाता है। यशोदा जी उसको समझती है अब उसकी तन्वी से शादी हो गई है तो उसकी जिम्मेदारियां सिर्फ उसके लिए न रहकर उसके परिवार के प्रति भी है। वो जितना मान सम्मान अपने मॉम को देता है उतना ही मान सम्मान तन्वी की मम्मी और नाना जी को दे। यशोदा जी अंश और भी बहुत सारी बातें करती है। अंश बस उनको जी मॉम कहता है। यशोदा जी को पता था वंश को ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं थी उनको, पर वो उन्होंने अंश को बताना जरूरी समझती थी। यशोदा जी तन्वी और अंश को अच्छे से सब समझाकर किशोर जी के घर भेज देती है। दोपहर के 2 बज गए थे, अब घर पर कोई काम नहीं था, इसीलिए तारा भी अपने ऑफिस चली गई थी। तारा कार से जा रही थी, वो अपने फोन पर वंश की मीटिंग की इंपॉर्टेंस वर्क की डिटेल देख रही थी। ड्राइवर कार चला रहा था। ड्राइवर कुछ सोचकर तारा को कहता है, मैम आपको एक बात कहनी है, अगर आप बुरा न माने तो। तारा उसे कहती है, जी भैया कहिए, मैं क्यों बुरा मानूंगी। ड्राइवर उसे कहता है, मैम डे से जब आपकी और वंश सर की शादी हुई थी तब हर न्यूज चैनल पर आपकी शादी की बातें आ रही थी, वैसे ही आज अंश सर और तन्वी मैम की शादी की न्यूज आ रही है, और वो न्यूज सही तो बिल्कुल नहीं आ रही है, मैंने देखी थी सुबह। तारा को यकीन नहीं हो रहा था इतनी जल्दी अंश की शादी की बात बाहर भी आ गई मीडिया वालों के पास। तारा अपने फोन में कुछ न्यूज के आर्टिकल देखती है जो इस तरह थे कि अंश सूर्यवंशी ने की अपने बड़े भाई की तरह छुपते छुपाते शादी। तारा उन न्यूज को डिटेल में पढ़ती है जिसमें बहुत सारी फेक बातें लिखी गई थी उनकी शादी से रिलेटेड, जिनका सच से कोई रिलेशन नहीं था। एक मीडिया हाउस ने तो ये तक लिख रखा था कि तारा ने पहले वंश से शादी की फिर अपने देवर से अपनी बहन की शादी करवा दी। ये सब बातें बहुत सारा मिर्च मसाला डालकर लिखी हुई है, जिसमें तारा और तन्वी को गोल्ड डिगर शो किया गया था, जो कि अमीर लड़कों को फंसाना चाहती है बस। तारा को उन न्यूज को पढ़कर बस गुस्सा आ रहा था। उसकी शादी के टाइम भी न्यूज वालों ने ऐसे ही बहुत सारी फेक न्यूज दिखाई थी तारा के लिए, वो भी सिर्फ व्यूज के लिए। इतनी देर में वंश का ऑफिस आ गया था, वो अंदर चली जाती है। तारा जाते ही अपनी डेस्क पर जाती है। तारा नहीं चाहती थी उन न्यूज को तन्वी या अंश देखे, उसने सोच लिया था इन न्यूज को आज ही बंद करवाना है। इस बार वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहती थी ताकि ये मीडिया वाले आगे से ऐसा काम करे ही ना। तो तारा उन सभी मीडिया हाउस पर अपने लॉयर से बात करके सभी को लीगल नोटिस भेजने के लिए कह देती है। वो अपने सारे सोर्स लगा देती है, मीडिया वालों से खुद बात करके उन न्यूज को हटाने के लिए कहती है। कुछ मान जाते हैं, जो नहीं मानते वो डिफमेशन मानहानि का केस से डरकर मान जाते हैं। 2 घंटे में सारी न्यूज हट चुकी थी। अब तारा रिलीफ फील करती है। वो पियून को अपने लिए कॉफी लाने के लिए कहती है। कॉफी पीकर वो अपना बाकी बचा काम करने लगती है। तन्वी और अंश किशोर जी के घर पहुंच गए थे। तन्वी जल्दी से चलकर घर के अंदर चली जाती है। अंश अपनी कार पार्क कर रहा था। शारदा जी, किशोर जी और तनु उनके स्वागत के लिए अंदर खड़े थे। तन्वी जाते ही किशोर जी और शारदा जी पैर छूती है।
तनु तन्वी को पूछता है, दीदी अंश जीजू कहाँ है, आप अकेली आए हो, वो आपके साथ नहीं आए? तन्वी उसे कहती है, आए हैं ना वो मेरे साथ, वो अपनी कार पार्क करके आ रहे हैं। शारदा जी तन्वी को कहती है, तन्वी ये क्या कर रही है तू, जवई जी को पहले आने दे, क्या उनके पहले ही चल रही है तू, वो बाहर है, उनको तो आने देती पहले, पत्नी को पति के पीछे रहना चाहिए। तन्वी उनको कहती है, मम्मी मैं तो अपनी स्पीड से चल रही हूँ, वो बंदर धीरे धीरे चल रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तनु को हंसी आ रही थी तन्वी की बात सुनकर। किशोर जी उनको घूरकर देखकर अंश को पहले भेजने और उसके पीछे चलने के लिए कहते हैं। तन्वी वापस से घर की बाहर आ जाती है। अंश अपनी कार को लॉक कर रहा था। वो अंश के पास जाकर उसको कहती है, बंदर आइए आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे चलूंगी। अंश उसे कहता है, क्यों मेरे पीछे क्यों चलोगी तुम, और वापस क्यों आ गई तुम अंदर जाकर। तन्वी उसे कहती है, मम्मी और नाना जी ने कहा है आपके पीछे चलने के लिए और आपको पहले भेजने के लिए, आप उनके जवई हो ना तो आप पहले घर के अंदर जाओ। अंश उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहता है, ये क्या बात हुई, मैं जवई हूं तो तुम भी तो बेटी हो, साथ आए हैं तो साथ चलेंगे ना। तन्वी अपने कदम आगे ना बढ़ाकर कहती है, मैं तो नहीं मानती इन सब बातों को, पर मम्मी ने कहा है पत्नी को पति के पीछे रहना चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगी तो मुझे फिर से डांट लगाएंगे मम्मी और नाना जी। अंश तन्वी के हाथ को खींचकर अंदर ले जाते हुए कहता है, जिसको भी मेरी पत्नी को डांटना है वो पहले मुझे कहे। मॉम कहती है, हस्बैंड वाइफ इक्वल होते हैं, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए तुम मेरे साथ ही चलोगी, आगे चलोगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, तुम क्यों मेरे लिए अपनी सुपर फास्ट कार वाली स्पीड को स्लो करोगी। अंश की बात सुनकर तन्वी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अंश का हाथ पकड़कर अंदर अपने कदम बढ़ा लेती है। तन्वी अंश को कहती है, बंदर आपको देखकर कोई नहीं कह सकता, आप ऐसी बातें भी कर सकते हो क्या। अंश उसे पूछता है, ऐसी मतलब कैसी बातें, मैं हमेशा ऐसी बड़ी बातें ही करता हूँ, तुम्हें ही मैं बेवकूफ लगता हूँ, मुझे कभी सीरियस नहीं लेती हो तुम। तन्वी उसे पूछती है, क्यों आप नहीं हो। अंश उसे पूछता है, क्या नहीं हूं मैं। तन्वी उसे जवाब देती है, बेवकूफ। अंश उसे घूर कर देखता है। तन्वी हंसने लगती है। तब तक वो दोनों अंदर आ चुके थे। अंश शारदा जी को कहती है, मम्मी आप देख लो आपकी बेटी मुझे बेवकूफ कह रही है। तन्वी उसे कहती है, मम्मी से क्या मेरी शिकायत कर रहे हो आप, मम्मी मेरी मम्मी है। अंश उसे कहता है, ओह रात को शादी हुई थी ना हमारी, मेरी मॉम तुम्हारी मॉम है तो तुम्हारी मम्मी अब मेरी भी मम्मी हुई ना। तन्वी उसे कहती है, बंदर आप। तन्वी शारदा जी और किशोर जी की तरफ देखती है, जो उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। तन्वी अपनी बात बदल कर कहती है, पतिदेव आप शांत रहिए, मैं तो मजाक कर रही थी आपके साथ, आप नहीं हो बेवकूफ। किशोर जी और शारदा जी दोनों नामे सर हिलाते हैं। वो अपने मन में सोच रहे थे, क्या होगा इस लड़की का। तन्वी के घर वाले उन दोनों का स्वागत करते हैं। वो दोनों अंदर हाल में सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हैं। रात को तन्वी और अंश वापस सूर्यवंशी विला आ जाते हैं। पूर्वी अपनी किताबें और सारा सामान लेकर आ गई थी। वो दोनों बैठकर बैठे थे और तन्वी पढ़ाई कर रही। उसके पास बैठकर अंश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तन्वी प्रज्ञा से फोन पर बात कर रही थी, उसको कोई टॉपिक समझा रही थी वो फोन पर। लास्ट में तन्वी उसे कहती है, अभी भी कुछ रह गया है तो कल सुबह समझा दूंगी मैं तुझे, मुझे भी पढ़ना है, 3-4 दिनों से मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। प्रज्ञा उसे कहती है, हाँ कल से तो तुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला होगा ना, नई नई शादी हुई है तेरी, जीजू के साथ क्वालिटी टाइम जो स्पेंड कर रही होगी ना तू। तन्वी नासमझी में कहती है, हाँ शादी के बाद से ही उनके साथ ही हूँ मैं, सारा टाइम उनके साथ ही स्पेंड हो रहा है मेरा। मैंने तो कहा था मैं पहले वाले रूम में रह लूंगी जिसमें मैं पहले रहती थी, पर दीदी ने समझाया कि पतिदेव के साथ ही रहना पड़ेगा। प्रज्ञा उसे कहती है, तारा दीदी ने सही समझाया है तुझे, पूरी जिंदगी जीजू के साथ ही रहना, वैसे जीजू अब कहाँ है। तन्वी उसे कहती है, यही है तेरे जीजू, अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं कुछ ऑफिस से रिलेटेड। प्रज्ञा उसे कहती है, ठीक है जीजू को मेरी तरफ से हाय कहना। तन्वी अंश को कहती है, प्रज्ञा आपको हुई कह रही है। अंश लैपटॉप में देखते हुए हेलो कहता है। तन्वी प्रज्ञा को कहती है, तेरे जीजू तुझे हेलो कह रहे हैं, ठीक है गुड नाइट, थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ मैं भी। तन्वी फोन कट करके वापस से पढ़ने लगती है। बीच में कोई डाउट्स हो रहे थे तो वो अंश से पूछ रही थी। रात के 1 बज गए थे पर अभी भी तन्वी और अंश जागे हुए थे। अंश तन्वी की तरफ देखता है जिसको नींद आ रही थी, पर वो सो नहीं रही थी, वो पढ़ रही थी। अंश अपना लैपटॉप साइड में रखकर तन्वी को कहता है, सो जाना चाहिए अब हमें, लेट हो गई है, बाकी का कल पढ़ लेना तुम। तन्वी उसे कहती है, थोड़ी देर और बस, परसों एग्जाम है, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। अंश उसके हाथ से बुक लेकर उसको साइड में रख देता है, फिर लाइट भी बंद कर देता है रूम की। अंश उसे कहता है, सब आता तुम्हें, सो जाओ, नींद में भी एग्जाम देकर आओगी न तो 2-3 रैंक तो आ ही जाएगी क्लास में, इसीलिए सो जाओ।
तन्वी उसे कहती है, बंदर मैं फेल हो जाऊंगी, लाइट क्यों बंद कर दी आपने? आप सो जाओ, अगर आपको नींद आ रही है तो मुझे पढ़ना है। अंश उसको लेटा देता है पर तन्वी वापस से उठने लगती है। अंश उसको वापस से लेटा कर उसके ऊपर आकर उसे कहता है, कुछ दिनों से मेरा स्लीप साइकिल पूरा खराब हो रहा है। प्लीज सो जाओ, जब तक तुम नहीं सोवोगी मुझे भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लाइट में नींद नहीं आती है। लाइट ऑन में सोता हूं तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसी मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा था मैं इतनी देर से। अब नहीं सोया तो कल मीटिंग खराब जाएगी। तुम चाहती हो क्या तुम्हारे हस्बैंड की मीटिंग खराब जाए, उसे सभी क्लाइंट के बीच के एम्ब्रेस होना पड़े, भाई मुझे डांट लगाए कि मेरा आजकल काम में मन नहीं है? तुम चाहती हो क्या ये सब हो? तन्वी की तो सांसें ही अटक गई थी अंश की हरकत से। वो जल्दी से नामे सर हिलाती है। अंश उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, फिर अच्छी वाइफ बनकर अपने हस्बैंड की बात मानो और सो जाओ। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और मुझे गुड नाइट कहो। तन्वी आंखें बंद करके उसे गुड नाइट कहती है। अंश उसके बगल में लेट जाता है। थोड़ी देर में उन दोनों को ही नींद आ जाती है। अगले दिन ट्यूलिप तन्वी सुबह 9 उठती है। रात को लेट तक पढ़ने और शुगर की दवाइयों की वजह से तन्वी को आज ज्यादा नींद आ गई थी। वो बेड पर अकेली सो रही थी। अंश उसके पास नहीं सो रहा था। वो अपने आसपास देखती है, खुद को अकेली देखकर वो अपने फोन में टाइम देखती है। वो अपने आप को कहती है, बंदर ने मुझे अभी तक नहीं उठाया, सभी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे, कितनी लेट तक सोती हूं मैं। दीदी और डांट लगाएगी मुझे कि इतनी लेट तक कोई सोता है। भगवान मुझे मेरी दीदी को गुस्से से बचाना, ससुराल में सबके सामने मुझे डांट नहीं सुननी है। तन्वी को लगता है अंश अपने जिम में होगा, क्योंकि अंश उठते ही उसमें ही जाता है। तन्वी अपने कपड़े ले लाके वॉशरूम में चली जाती है। आधे घंटे में वो फ्रेश होके आ जाती है। उसने पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था। अंश को अभी भी रूम में ना देखकर तन्वी उसके जिम के दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर कहती है, बंदर आज आप कितना टाइम अपने जिम में ही रहने वाले हो, बाहर नहीं आना क्या आपको? मुझे भी नहीं उठाया आपने। तन्वी पूरे जिम में अपनी नजर दौड़ती है पर वो पूरा खाली था। तन्वी अपने आप से कहती है, पतिदेव कहाँ है? जिम के भी नहीं है, वो नीचे है क्या वो? तन्वी अपनी दवाई लेकर नीचे चली जाती है। यशोदा जी मंदिर में बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तन्वी भी मंदिर में जाकर उनके पास हाथ जोड़कर बैठ जाती है और यशोदा जी को रामायण पढ़ते हुए सुनने लगती है। थोड़ी देर में यशोदा जी किताब को बंद कर देते हैं। तन्वी यशोदा जी को पूछती है, मॉम, जीजू, दीदी और पतिदेव कहाँ है? यशोदा जी उसे कहती है, वो तीनों ऑफिस गए। तन्वी को बुरा फील होता है, अंश उससे मिले बिना ऑफिस चला गया। तन्वी को दुखी देखकर यशोदा जी उसे कहती है, अंश आज जल्दी गया था ऑफिस, सुबह 7 बजे ही चला गया था। उसके इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं, उसी की तैयारी करनी है। उसने कहा था मुझे, तुम रात को लेट तक पढ़ रही थी इसीलिए तुम्हें ना उठाओ। अब ब्रेकफास्ट कर लो। मैं सर्वेंट को कहती है तुम्हें खाना सर्व करने के लिए। तन्वी हाँ में सर हिलाती है और उठकर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। यशोदा जी भी उसके पास बैठ जाती है। तन्वी यशोदा जी से बातें करते करते ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करके वो गार्डन में बैठकर अपने कल वाले एग्जाम के लिए पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ ट्यूलिप, तारा और वंश अपने ऑफिस में थे। पिछले कुछ दिनों से नैना ने भी वंश से दूरी बना ली ही। तारा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। नैना ने पहले उसे सामने से धमकी दी थी, अब वो कुछ कर भी नहीं रही थी, पर उसको ये लगता है शायद नैना तारा से डरकर कोई भी हरकत नहीं कर रही हो। तारा बहुत खुश थी ये सोचकर कि उसका पीछा छूट गया नैना से। वंश तो वैसे ही नैना से दूर ही रहता है, सिर्फ काम होने पर ही बार करता था। उसकी टेंशन तो नहीं थी उसे कभी भी। वंश और नैना इस वक्त साथ में ही काम कर रहे थे अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। वंश नैना के केबिन में था। नैना उसको सारी रिपोर्ट दिखा रही थी, उसका काम कहां तक पहुंचा है। वंश लैपटॉप पर सब देख रहा था। इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि नैना अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर थी। तभी वंश ने उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और नैना के डैड ने उसकी सारी जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। दोनों कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, नैना की कंपनी के लिए इकोनॉमिक रूप से, और वंश का तो सपना था ये प्रोजेक्ट। आधी रिपोर्ट देखने के बाद वंश उसे कहता है, वेरी गुड, तुझसे यही उम्मीद थी मुझे, सब बहुत अच्छे से किया है तूने। ये जो भी काम है इसकी रिपोर्ट बनाकर मुझे मेल कर देना, बाकी का मैं बाद में देख लूंगा। अभी मेरी मीटिंग का टाइम ही गया है, मुझे जाना होगा। वंश जाने कहता है। नैना उसे पीछे से कहती है, वंश चलना, बातें करते करते हैं, कितने दिन हो गए हैं हमें टाइम स्पेंड किए हुए। तू तो बस हर टाइम काम ही करता रहता है और मुझसे बस काम की ही बातें करता है तू। वंश उसे कहता है, ऑफिस में है हम नैना, ऑफिस में तो काम की ही बातें करेंगे ना हम, इसीलिए तो आए है तू। नैना उसका हाथ पकड़कर उसको काउच पर बैठ लेती है और खुद उसके पास बैठ जाती है। वो उसे कहती है, तेरी कंपनी में सिर्फ काम के लिए नहीं आई हूं मैं, काम तो एक बहाना था। मैंने सोचा था मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है तू, मजा करूंगी तेरे साथ, गोसिप करूंगी तेरे साथ, तू तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। मेरे पास भी तभी आता हुआ तू जब तुझे काम होता है। वंश अपनी वॉच में टाइम देखता है। नैना उसको कहती है,
क्या टाइम की तरफ देख रहा है? तुम्हें याद है स्कूल में? वंश ऑफ से अपनी वॉच में टाइम देखकर नैना को कहता है। नैना, स्कूल खत्म हुए 12 साल हो गए हैं, सब कुछ पहले की तरह नहीं रहता है। तब हम बच्चे थे, तब हम पर कोई काम की जिम्मेदारी नहीं थी, पर अब है। टाइम बहुत ज्यादा बदल गया है। तुझ पर तेरे डैड की कंपनी की जिम्मेदारी है और मुझ पर मेरी कंपनी की जिम्मेदारी है। मेरी मीटिंग है 5 मिनट में, मेरा जाना जरूरी है। कभी ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद बात करेंगे। अभी जाना जरूरी है मेरा। सॉरी, अभी तुझसे बात नहीं कर सकता मैं। क्लाइंट आ गए होंगे, उनको वेट नहीं करवा सकता मैं। वंश उठकर चला जाता है। नैना अपने आप से कहती है, कितना ज्यादा बदल गया है मेरा वंश। पहले स्कूल के दिनों में मुझसे बात करते नहीं थकता था वो, अब मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं है इसके पास। पहले कितना खुश रहता था वंश जब वो मेरे साथ था, अब कैसे खुद को पूरा टाइम काम में उलझाए रखता है वो। ये सब उस तारा की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से मेरे वंश ने जिंदगी जीना ही छोड़ दिया है। उसको तो मैं वंश और अपनी लाइफ से निकाल कर ही रहूंगी। नहीं, मेरा नाम भी नैना खन्ना नहीं। नैना भी वापस अपनी डेस्क पर बैठकर अपना काम करने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।